जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, इससे जो लास्ट मॉड्यूल था ना, वो था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी जो हमारा कैपिटल बना होता है, कॉस्ट उसके ऊपर जो आती है, यानी कि जो इक्विटी और जो डेट होता है उससे मिलके बनता है हमारा पूरे का पूरा जो कैपिटल होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है ना, यानी कि जो हमारी जो डिविडेंड देना होता है हमने और इंटरेस्ट देना होता है ना, डिविडेंड और डेट होल्डर को, शेयर होल्डर को, तो वो वाला जो है वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। और उसको हमने बॉन्ड्स के ऊपर भी और मुख्तलिफ जो होते हैं ना, ये शेयर्स जो हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है, प्रेफर्ड डिविडेंड, कॉमन डिविडेंड, शेयर डिविडेंड जो है उसको देखा था। आज हम जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, कैसे बना होता है। उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की जो थ्योरीज़ हैं वो भी हैं यहाँ पे। कि कुछ जो लोग थे उन्होंने तहकीक की, तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना आपका, यानी कि जो कैपिटल बना होता है, आप सरमाया इकट्ठा करते हो, फाइनेंसिंग करवाते हो, तो वो डेट या इक्विटी के ज़रिए होती है, ठीक है ना। एक्सटर्नल जो कि सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो कहलाते हैं हमारे, ठीक है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं हमारे, इक्विटी और डेट। तो ये बात हमेशा इस पूरे मॉड्यूल में आप लोगों ने जहन में अभी बिठा लेनी है कि जो इक्विटी होती है ना, उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा आता है, उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है। और जो डेट होता है ना, उसके ऊपर कॉस्ट कम आती है। और इक्विटी फाइनेंसिंग से हमें प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, और डेट फाइनेंसिंग से हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। जो कि हमारा डेट फाइनेंसिंग होता है ना, उसके ऊपर हमें फ़िक्स्ड कॉस्ट देना पड़ती है, ठीक है। और जो हमारा इक्विटी होता है ना, उसके ऊपर जो है वो उनका चेंज होता रहता है डिविडेंड, कि वो आप कंपनी के अंदर रिटेन कितना कर रहे हो, ठीक है, और डिविडेंड कितना दे रही हो, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो और आपकी रिटेन रेशियो जो है वो क्या क्या है। तो अब हम ज़रा शुरू करते हैं इसको पहले टॉपिक से, कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। वो कहते हैं परसेंटेज ऑफ डेट एंड इक्विटी इन एनी कंपनी। अब वो कहता है कि जो कैपिटल होता है ना, उसके स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि उसका बनावट जो कैसी है, कैपिटल की सरमाया कैसे क्या है, वो आपने बनाया है। उसके अंदर जो पैसे आप लगा रहे हो कंपनी में, वो कैसे इकट्ठे करके लगाते हो। क्या सारे का सारा डेट से पैसे लिया है, या इक्विटी से लिया है, या डेट और इक्विटी का मिक्स है। तो ये जो परसेंटेज होती है ना डेट और इक्विटी की, वो जो है वो हम इसमें पूरे के अंदर देखेंगे। और उसके बढ़ाने से, कम करने से क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है, किस बंदे ने क्या कहा था। ये थ्योरीज़ हैं मुख्तलिफ तरह की, रेलेवेंस और इरेलेवेंस थ्योरी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम डेट की अमाउंट अगर बढ़ाते हैं तो उस तरीक़ेकार को लिवरेज कहा जाता है, कि ये हमारी जो प्रॉफिट होता है और ग्रोथ होता है, जो हमारी मैक्सिमाइजेशन कर देता है, उसको ग्रो करता है, उसको तेज़ कर देता है, अगर हम डेट का पोर्शन बढ़ा लेते हैं। लेकिन कुछ ने कहा कि एक हद तक बढ़ाएँगे तो फ़ायदा मंद है, उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर जो है वो इस तरफ जो डिविडेंड होता है ना, देना होता है आप लोगों ने, उन बंदों का जो है वो कहते हैं कि हमें जो है वो अगर प्रॉफ़िट अब ज़्यादा हो रहा है तो आपने डेट बढ़ा दिया, हमारा रिस्क बढ़ गया है, तो हमें जो है वो अब ज़्यादा डिविडेंड दो। यानी कंपनी को उनको ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं फिर अपना डिविडेंड ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इस तरह की कुछ थ्योरीज़ आएँगी, वो भी बताऊँगा। वो कहता है परसेंटेज ऑफ डेट। डेट जो है ना, उसकी परसेंटेज और इक्विटी की जो होती है ना, ये दोनों के दोनों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो हम पैसे इकट्ठे करने के लिए, अपनी कंपनी में लगाने के लिए इनसे इकट्ठे करते हैं, ये ज़रिए हैं हमारे। उसकी परसेंटेज का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब वो कहता है मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी और डेट जो है ना, उनका मिक्स जो है ना वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब वो कहता है फाइनेंशियल लिवरेज से क्या मुराद है। देखो, फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना, दरअसल डेट की अमाउंट जो है ना उसके बढ़ाने या कम होने का नाम है, ये याद रखना है। क्योंकि लिवरेज कहा जाता है कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी फोर्स लगा के आपको ज़्यादा पावर के साथ जो है वो चीज़ को उठाने में या धकेलने में या आगे लेके जाने में आपकी मदद देती है। तो इसी तरह जो हमारा डेट होता है ना, उसके ऊपर जो हमने कॉस्ट देनी होती है वो बहुत कम होती है। एक फ़िक्स कॉस्ट होती है, फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। और जो उसके ऊपर प्रॉफ़िट अर्न करते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो फाइनेंशियल लिवरेज का काम करता है ना इन दोनों फाइनेंसिंग सोर्सेज में से, वो डेट है। यानी उधार अमाउंट लेते हैं आप, उसके ऊपर फिक्स्ड आपने डिविडेंड देना होता है, और एक ख़ास मुद्दत के लिए होता है। उसमें से आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को फाइनेंस करके उससे पैसा अच्छा खासा अर्न कर लेते हो, यानी प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना, वो दरअसल डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल। आपके टोटल जो सरमाया था उसके अंदर आप जो है वो परसेंटेज देखते हो, किस चीज़ की वाला, डेट की। तो ये होता है फाइनेंशियल लिवरेज। उसके बाद वो कहता है मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है, उसके पास 100 मिलियन कैपिटल है, यानी कि 100 मिलियन जो है ना उसका सरमाया है, एंड 40 मिलियन जो है ना वो उसके अंदर डेट है।
तो फिर जो डेट है ना, इसका मतलब हुआ वो 40% है, यानी कि इसकी लिवरेज कहेंगे हम उसको, ठीक है ना। यानी डेट की जो अमाउंट या परसेंटेज होती है ना एक टोटल कैपिटल के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, टोटल नहीं कहूँगा मैं। अब मैं नेक्स्ट इसको कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम लेके चलूँगा, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों चीज़ों का नाम है, ठीक है। उसके अंदर डेट भी और इक्विटी दोनों शामिल होती हैं। तो उसमें से जो हमारी डेट की अमाउंट होगी वो फाइनेंशियल लिवरेज कहलाएगी, ठीक है। और डेट की परसेंटेज होती है। उसके बाद वो कहता है लिवरेज अगर बढ़ा देते हो आप, तो उससे जो शेयर होल्डर होते हैं ना वो अपने रिटर्न भी इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्योंकि जब आप लिवरेज बढ़ाओगे ना, यानी कि आप डेट की अमाउंट बढ़ा दोगे, तो आप काफ़ी फाइनेंसिंग कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर आपने कॉस्ट बहुत थोड़ी देनी है। तो वो जब कॉस्ट बहुत थोड़ी देनी है, तो इसका मतलब पैसा काफ़ी प्रॉफिट आपके पास बचेगा। तो वो बचा हुआ प्रॉफिट अब जब बार बार कंपनी में लगाओगे, तो उससे कंपनी के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ होगी, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। जब वेल्थ और प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाती है, तो दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी डिमांड करते हैं कि हमारा अब जो है वो डिविडेंड बढ़ाया जाए। तो इस तरह जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका रिटर्न यानी डिविडेंड वो भी इंक्रीजेस बढ़ जाते हैं। अब है जी हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहले भी मैंने बताया। कैपिटल स्ट्रक्चर दरअसल मिल के बना होता है हमारे इक्विटी और हमारे डेट से। तो इक्विटी के अंदर क्या शामिल होता है बोला, हमारे कॉमन शेयर और प्रीफर्ड शेयर शामिल होते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। तो कॉमन शेयर कैपिटल क्या हुआ, यानी कि कॉमन शेयर कैपिटल इज़ अ वन पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का वो हिस्सा होता है इन विच द फाइनेंशियल लिवरेज वुड अफेक्ट एज अ पॉजिटिव रिटर्न। अब वो कहता है कि जो आपका अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाते या कम करते हो ना, उसका अफेक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। क्योंकि इनका जो डिविडेंड होता है ना वो फिक्स नहीं होता, याद रखने। जो हमारे कॉमन शेयर होते हैं ना उनका फ्लक्चुएट करता रहता है डिविडेंड, जबकि जो प्रीफर्ड शेयर होते हैं उनको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। समझ आ रही है। तो ये याद रखना है। तो जिनका फिक्स नहीं है, इसका मतलब अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो पॉजिटिव रिटर्न के तौर पे अफेक्ट कर रहा होता है अगर आप लिवरेज बढ़ा देते हो। लिवरेज बढ़ाने से क्या मुराद है, डेट की अमाउंट बढ़ाते हो। उसके बाद आ गया जी प्रीफर्ड शेयर कैपिटल। प्रीफर्ड शेयर का मतलब क्या है, विद नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दी फाइनेंशियल लिवरेज। जो ये प्रीफर्ड शेयर होते हैं ना, इनके रिटर्न के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता आपका फाइनेंशियल लिवरेज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेट की अमाउंट बढ़ाने कम होने का जो असर है ना, वो डायरेक्टली नहीं होता आपके प्रीफर्ड के ऊपर, ठीक है। नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय। तो वन व्यू पॉइंट इज़ दैट, अब एक नज़रिया तो ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट की वजह से क्रिएट अ लिवरेज, एक लिवरेज क्रिएट होता है। वही बात है ना कि आप लोगों ने कॉस्ट सेम देनी है, चाहे आप जो है वो 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे 3 लाख, चाहे 10 लाख। तो आपने कॉस्ट सिर्फ 10,000 फॉर एग्जांपल अगर फिक्स है, तो वो 10,000 ही देनी है। तो इस तरह से जो डेट होता है ना उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट दी जाती है, और उस फिक्स कॉस्ट की वजह से आपका जो लिवरेज मतलब कि बढ़ना या कम होना डेट की अमाउंट का, वो जो है वो क्या करता है, एक जो है वो अफेक्ट डालता है आपके जो है वो कॉमन शेयर कैपिटल के ऊपर, यानी उनके डिविडेंड यानी रिटर्न के ऊपर। जबकि ये जो होते हैं ना प्रीफर्ड शेयर, इन पे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद आ गया जी हमारे पास लोन और बॉन्ड्स। अब ये जो हमारा वो कहता है कंपोनेंट होते हैं ना, इमरूज ही आ सकती है, अब शॉर्ट भी आ सकता है। राइट अ नोट ऑन दी कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कॉमन शेयर होते हैं, प्रीफर्ड शेयर, बॉन्ड, लोन वगैरह, सारे के सारे वो सोर्सेज है। अब ये जो ऊपर वाले दोनों है ना, ये इक्विटी के पार्ट है, और ये लोन और बॉन्ड्स वगैरह जो है ये क्या है भला, डेट का पार्ट है। अब इसका ज़रा ना हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हम कहाँ नतीजे पे पहुँचे हैं इन बातों से। और द फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना, यानी डेट की अमाउंट का इस्तेमाल किया जाना, इज़ है मेनली क्रिएट किया जाता है बाय लोन, बॉन्ड्स एंड अदर डेट से। बट लेकिन द फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना प्रीफर्ड शेयर की, वो भी क्रिएट कर सकती है एक फाइनेंशियल लिवरेज को। वेन जब वही हम क्रिएट करते हैं एक फाइनेंशियल, देखो ना, दरअसल ये हम क्यों कहते हैं कि जो डेट था हमारा वो एक फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि हमारी फाइनेंस जो पोजीशन है उसको तेज़ी से आगे लेके जाने का ज़रिया बन सकता है। वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो कॉस्ट होती है ना वो फिक्स रहती है। तो इस तरह अगर हम देखें, वो कह रहा है तो कॉस्ट तो आपकी फिक्स प्रीफर्ड शेयर पे भी रहती है, फिर उससे क्यों नहीं पैदा होता। वो कहता है हाँ, आप उससे भी पैदा कर सकते हो। फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना, प्रीफर्ड शेयर आल्सो क्रिएट द फाइनेंशियल लिवरेज, पैदा कर सकता है। जब वही हम क्रिएट करते हैं एक फाइनेंशियल लिवरेज को बाय रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ इक्विटी। इक्विटी को जितना हम कम करते जाएंगे तो उतना ही हमारा लिवरेज बढ़ता चला जाएगा। तो रिटर्न होता है ना शेयर होल्डर का, वो बढ़ जाएगा। भाई ये बात तो उसने ठीक की है कि देखो फाइनेंशियल लिवरेज जब बढ़ेगा ना, पहले भी बताया प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इधर वो डिमांड करना शुरू कर देंगे शेयर होल्डर, भाई हमें
प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो डिविडेंड भी दो, उसके मुताबिक दो हमें, ठीक है, डिविडेंड भी दो, वो कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कि अगर 10% इज़ बोरोड, अगर आप 10% उधार लेते हो एज अ बिजनेस, एक बिजनेस के तौर पे, तो वी इन्वेस्ट इट 15%, तो हम उसका जो 15% इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 10% गोज़ टू लेंडर, 10% लेंडर के पास जाएगा, बट लेकिन 5% जो होगा ना वो स्टिल लेफ्ट होगा, दैट वुड कुड बी रिटर्न ऑफ इक्विटी होल्डर, जो इक्विटी होल्डर का रिटर्न होगा, एंड सो शेयर होल्डर रिटर्न इंक्रीज टू 50%। वो कहता है दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, विद a lesser amount of investment you get greater return. This is a job of level, with less force we can carry more weight. अब ये क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि जब आप डेट यूज़ करते हो ना, तो उसके ऊपर आपने कॉस्ट तो फिक्स देनी है, लेकिन अगर आप जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हो, तो जब प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो तो भाई वो जो डिविडेंड जिनको देना है ना, शेयर होल्डर, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर तो थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, उनको डिविडेंड इतना बनता भी नहीं, ठीक है, लेकिन जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर उनका जो डिविडेंड है वो डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए वो कहते हैं कि हमारा डिविडेंड बढ़ाओ अगर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इस तरह जो ये लिवरेज होता है ना, इसका काम करता है कि ये थोड़ी अमाउंट के साथ जो है वो ज़्यादा आपको अमाउंट का वेट जो है वो कैरी करके लेके चलता है, ठीक है। उसके बाद आगे जी, गोल ऑफ अ फिल्म, एक फिल्म जो होती है, एक फिल्म जिसको कहते हैं हम, वो होती है, उसका गोल क्या है, वो क्या चाहती है, उसका मकसद क्या होता है। सबसे पहला तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वो प्रॉफिट जो है ना उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं द प्राइम जो ऑब्जेक्टिव होता है ना एक कमर्शियल फिल्म का, वो इज़ होता है टू इंक्रीज द प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट को बढ़ाएं, ठीक है। अगर वो कहते हैं इफ़ अगर यू आप स्टार्ट कर दें बिज़नेस को विद 1,10,000 रियाल, या फिर आफ्टर 1 ईयर आपके पास जो एडिशनल 10 रियाल हो ना, वो कहता है दैन दी एडिशनल जो 10 आर होगा ना वो प्रॉफिट आपका, ठीक है। तो मतलब यही बात बढ़ गई है। उसके बाद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब जो है ना वो दूसरा उसका मकसद होता है, गोल होता है कि वो अपनी वेल्थ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, एक वेल्थ की बढ़ने से मुराद है कि उसकी एब्सोल्यूट जो टर्म के अंदर ना, वो मतलब होता है, मीनिंग है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाती है इन रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, रुपीज़ की सूरत में, एंड टू ट्राई टू मिनिमाइज मैक्सिमाइज इट इन दी कमर्शियल एंड वेंचर इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। वो कहता है इस तरह से आपका ये जो वेल्थ का बढ़ जाना है ना, दौलत का, सरमाए का एक्सटेंड हो जाना, तो दरअसल क्या कहलाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब वो तो प्रॉफिट इज़ इन टर्म ऑफ परसेंटेज। अब जो प्रॉफिट होता है ना वो आपका परसेंटेज में आ रहा होता है। तो माई वेल्थ गोट इंक्रीज फ्राम 10 से 120, तो इस तरह से मेरी जो मतलब कि वो है ना दौलत दौलत बढ़ गई है, वो 10 से 100 रियाल से 120 रियाल पहुंच गई है, या डॉलर लगा लो। अब दूसरे क्या इसके गोल हो सकते हैं? दूसरे गोल होते हैं कॉरपोरेट सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कॉरपोरेशन, हर एक कॉरपोरेशन जो है ना उसकी ये जिम्मेदारी होती है टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, कि वो अपने माहौल जो है ना इर्द गिर्द का क्या रखे, ख्याल रखे। इस चीज़ को कहते हैं कोऑपरेट का मतलब तावन करना, सोशल का मतलब समाजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियों का। दूसरा है जिसका मकसद होता है इकोनॉमिक अपलिफ्ट, यानी कि एवरी कॉरपोरेशन, हर एक कॉरपोरेशन जो होती है ना, हर एक बिजनेस जो होता है, वो कहते हैं कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, यानी ओवरऑल जो इकोनॉमी होती है ना मुल्क की, उसके अंदर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसके अंदर अमल दखल रखता है, ठीक है। एज बिजनेस एक्सपेंड्स द इकोनॉमी, जैसे जैसे एक बिजनेस जो है उसकी इकोनॉमी बढ़ती है तो आल्सो एक्सपेंड, वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी बिजनेस के बढ़ने से इकोनॉमी भी बढ़ती है, ठीक है, दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल है। ज़ाहिर है जब बिज़नेस बढ़ेंगे, लोग अच्छे कारोबार करेंगे, तो मुल्क की मईशत के अंदर इजाफा होगा, खुशहाली पैदा होगी, तो ये भी मकसद होता है। और आखिर में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, जब ज़ाहिर है वेल्थ बढ़ रही होगी, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, जब ज़्यादा लेबर चाहिए तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब नौकरियाँ वगैरह पैदा करना पड़ेंगी। उसके बाद ये हमारा टॉपिक नंबर 202, वैल्यू ऑफ फेम और कैपिटलाइजेशन रेट। अब जो सबसे पहले ये होती है कि जो एक फिल्म है ना आपकी, उस फिल्म के अंदर आप जो है वो अब क्या करना जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, उस फिल्म के अंदर अब आप जो है ना उसकी जो वैल्यू है उसको देखते हो कि कौन कौन सी वैल्यू अफेक्ट कर रही होती हैं। वो कहता है कोऑपरेशन, इसको ना कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो उसके ज़रिए
ज़रिए हम देखेंगे। वैल्यू ऑफ द फिल्म वैल्यू ऑफ द फिल्म का मतलब है द वैल्यू, वो वैल्यू देयर इज़ इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है ना? यानी कोई भी चीज़ है ना, उसकी जो मार्केट के अंदर वैल्यू होगी ना, वो उसकी दरअसल हमें असल वैल्यू बताएगी कि इसकी वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है। अगर वो मार्केट से ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब बढ़ गई है, अगर कम है तो कम हो गई है। फ़िल्म इज़ यूज्ड एज़ जेनेरिक द टर्म। अब जो फ़िल्म है ना, वो तो एक आम सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे। वी डोंट टॉक अबाउट द लीगल एंटिटी, यानी कंपनी जो पार्टनरशिप होते हैं, ठीक है? उसके बाद जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उनको सारों को ही हम जो दरअसल फ़िल्म ही कहते हैं। ये कोई ख़ास जगह एक उस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए स्पेशल वर्ड नहीं है। फ़िल्म का नाम जब भी हम लेंगे तो मुख्तलिफ़ तरह के बिज़नेस, कारोबार, कंपनियाँ, ऑर्गेनाइज़ेशंस, ये सारी की सारी फ़िल्म कहलाती हैं। अब मार्केट वैल्यू जो है ना, उसका क्या असर-अंदाज़ होता है, ज़रा वो देख लेते हैं। अब वो कहता है सबसे पहले तो ये फ़िल्म होती है ना, उसकी एक फ़िल्म की वैल्यू जो होती है, उससे मुराद होता है कि कैपिटलाइज़ेशन एक रेट होता है। उस रेट के ऊपर देखते हैं आप लोग कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या थी और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी। इस तरह की और बहुत सारी जो वैल्यूज़ होती है ना, वो चीज़ें होती हैं। अब कहता है वैल्यू ऑफ ऑफ अ फ़िल्म, एक फ़िल्म की जो वैल्यू होती है, वो मे बी इट्स मार्केट वैल्यू। अब उसकी मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। अगर तो एक फ़िल्म की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो हम कहेंगे उसकी मार्केट वैल्यू है। टोटल वैल्यू जो होती है ना एक कंपनी की, वो शेयर और बॉन्ड जो होते हैं ना, उनकी स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू आपने डिटरमाइन की होती है ना, वो बताती है टोटल वैल्यू। और उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म कहते हैं। ठीक है? यानी टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनी, कंपनी शेयर एक कंपनी के शेयर की और बॉन्ड की जो टोटल वैल्यू है ना, वो इन दी स्टॉक मार्केट के अंदर वेल डिटरमाइन हम मालूम कर सकते हैं वैल्यू ऑफ अ फिल्म, एक फिल्म की वैल्यू से। ठीक है? अब है जी बुक वैल्यू क्या होती है कि साइज़ ऑफ अ फिल्म अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट, यानी एक बैलेंस शीट के मुताबिक जो है ना, ये बैलेंस शीट के मुताबिक आपकी वैल्यू जो आपकी ये मतलब फ़िल्म है उसका साइज़ कितना है, ये चीज़ जो है ना वो हम बुक वैल्यू में देखते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट जो है ना वो शो करवाती है हमें फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है किधर, हम किधर खड़े हैं। ठीक है? प्रॉफ़िट है, लॉस है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है, एक्सपेंस क्या जा रही है, सारी चीज़ों का ज़िक्र जो है वो हम इधर देखते हैं। यानी एसेट होती है, लिक्विडिटी होती है हमारी, ठीक है? उसके बाद जो है वो इक्विटी होती है, उसकी शेयर होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम फाइनेंशियल पोजीशन में देखते हैं। और ये हम जो है वो मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे जो अदर वैल्यू, अब अदर ये मतलब ये वाला जो है ना बैलेंस शीट, ये पढ़ चुके हैं। और ये जो ऊपर वाली बुक वैल्यू, अदर वैल्यू, ये हम चौथे मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं। ठीक है? उसके बाद आगे अदर वैल्यूज़, उसके अंदर गोइंग कंसर्न वैल्यू भी होती है। ठीक है? यानी जो हमेशा हमेशा चलती रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मौजूदा वैल्यू। अब है जी कैपिटलाइजेशन, with estimating the value by considering the return showing expenses as an asset। अब कैपिटलाइजेशन से क्या मुराद है, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपके एसेट के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि एसेट को जो है वो उनके एक्सपेंस को एज ए एसेट शो करवाना। ठीक है? यानी कुछ ऐसे एसेट जिनको एज ए एक्सपेंस जो है वो शो करवाना, वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटलाइजेशन। अब वो जो आपका इन एसेट के तौर पे शो करवाने की वजह से ना आपका जो रिटर्न होता है, उसकी वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हो आप लोग। उसको देखने के लिए जो है वो आप ये करते हो, यानी एस्टिमेट लगाते हो द वैल्यू, वैल्यू की एस्टिमेशन लगाना बाय कंसीडरिंग द रिटर्न, रिटर्न को ज़हन में रखते हुए। कब? जब आप एक एसेट को एक्सपेंस के तौर पे शो करवा रहे होंगे तब। अब वो कहते हैं टू डिवाइड एन अमाउंट, एक अमाउंट को डिवाइड करना विद रेट ऑफ परसेंटेज के साथ, टू कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे अमाउंट ऑफ डिविडेंड या रिटर्न जो आपने देना है ना, वो आपके पास होगा, जो भी वैल्यू है इसकी वो डिवाइड कर दोगे आप परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ डिविडेंड रिटर्न फॉर द बॉन्ड। अब उस बॉन्ड या डिविडेंड को देने पे आप लोगों ने कितनी मतलब कि कॉस्ट जो है वो परसेंटेज के अंदर देनी है, इस चीज़ की परसेंटेज का नाम, जो रेशो का नाम है ना, वो शेयर की वैल्यू कहलाता है। यानी कि कितनी अमाउंट डिविडेंड या रिटर्न जो है उसकी है टोटल, और कितनी उसके ऊपर कॉस्ट जो है ना वो आपने देनी है, ये चीज़ है। उसके बाद आ गया कैपिटलाइजेशन रेट। और द रेट होता है यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू को। बस ये तरीक़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी थ्योरीज़, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब यहाँ पे ना कुछ जो है वो जंग छिड़ गई अब इस बात पे कि ये जो आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है यानी कि डेट का बड़ा या कम किया जाना, ये जो है वो कहता है कि इसके ऊपर ना मुख्तलिफ तरह की अब थ्योरीज आने लग गई कि भाई ये बात आप सही नहीं कर रहे कि डेट के कम या ज़्यादा करने से जो है वो कैसे आप जो है वो वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है वो या कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं, आप ये कह रहे हो। ठीक है, तो ये बात जो थी ना इसके ऊपर फिर थ्योरी आई, कुछ ऐसी थ्योरीज थी जो इस बात के हक़ में थी कि जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है ना वो क्रिएट होता है डेट की वजह से, और कुछ ऐसे थे जो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो नहीं होती। तो इसके ऊपर ना एक थ्योरी जो थी वो रेलेवेंस थ्योरी थी जिसको ट्रेडिशनल थ्योरी कहा गया, और दो थ्योरी थी ना वो जो हमने यहाँ डिस्कस करनी है वो इररेलेवेंस थी या इररेलेवेंट थी। और उनको जो है वो कहा गया, एक को कहा गया नेट प्रॉफिट इनकम थ्योरी और एक को कहा गया मिलर एंड मोडिग्लानी। ये दोनों की दोनों इररेलेवेंस थी, और जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो रेलेवेंस थी। अब रेलेवेंस होने का मतलब ये है कि जो सपोर्ट कर रही थी ना फाइनेंशियल लिवरेज को, यानी कि डेट की मिकदार ज़्यादा कम करने से आपका जो वैल्यू ऑफ द फिर्म है या कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर उसका असरअंदाज होता है, इस बात को सपोर्ट कर रही थी जो वो फाइनेंशियल लिवरेज को सपोर्ट कर रही थी, यानी डेट का कम या ज़्यादा किया जाना असरअंदाज होता है वैल्यू ऑफ द फिर्म के ऊपर, ये कह रही थी वो रेलेवेंस थी। और जो कह रही थी कि इसका कोई असर नहीं होता वो इररेलेवेंस थी। ठीक है, इररेलेवेंस दो थ्योरी यहाँ पे पढ़ेंगे हम, एक है ट्रेडिशनल, सॉरी, एक जो है वो है मिलर एंड मोडी गिलानी, और एक है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। ये दोनों की दोनों इररेलेवेंस थ्योरी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती फाइनेंशियल लिवरेज को। ठीक है, मतलब ये कहती है कि जितना मर्जी डेट इस्तेमाल कर लो, जितना मर्जी जो इक्विटी इस्तेमाल कर लो, आपके जो है वो वैल्यू ऑफ द फिर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ये कह रही थी। वो कुछ ना कुछ रीज़न बताएंगे फिर वो किस तरह से मतलब असर नहीं पड़ता, क्या वजूहत होती हैं, वो फिर आगे देखेंगे। और जो रेलेवेंस थ्योरी थी ना वो ये कह रही थी कि असर होता है डेट के मतलब कम ज़्यादा करने से फाइनेंशियल लिवरेज की जो है वो सूरत पैदा होती है, जिससे आप द वैल्यू ऑफ द फिर्म एंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो ये वो बात करी थी रेलेवेंस थ्योरी, जो कि एक ही है ट्रेडिशनल थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे। अब ज़रा हम इस कैपिटल स्ट्रक्चर की ना थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी होती क्या है सबसे पहले तो वो कहता है थ्योरी इज़ बेसिकली अ कंसेप्ट। एक थ्योरी जो है वो बुनियादी तौर पे एक कंसेप्ट नज़रिया है या आइडिया होता है, विच जो कि इज़ है व्हेन जब टू बी कम्युनिकेटेड, जब उसको कम्युनिकेट किया जाता है विद अदर दूसरों के साथ, वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो एक प्रोपोजिशन होती है। ठीक है, एक मफरूज़ा होता है। मिसाल के तौर पे एक प्रोपोजिशन है, मे बी दैट अ कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर वो ये बात हम कह दें कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसका फिल्म की वैल्यू के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो ये एक प्रोपोजिशन है, ये एक ना मफरूज़ा है, फ़र्ज़ किया है। हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय सेवरली आर एक्सपेरिमेंटली। वो कहता है अगर यही बात जो आपने की है अगर आप इसको प्रूव कर दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से या बहुत सारे एक्सपीरियंस के ज़रिए, तो फिर ये एक टेस्ट हो जाती है। और ये जो है ना मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंट्स के ऊपर टाइम मुख्तलिफ़ तरह के टाइम पॉइंट के ऊपर क्या होता है, फिर ये टेस्ट की जाती है। अगर तो ये रिज़ल्ट जो है वो आर कंसिस्टेंट सेम आए, जो आपने बात की है वही आ रहे हैं, तो फिर ये जो है वो एक क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने थ्री थ्योरीज़ हैं जो कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़नी है। सबसे पहले है ट्रेडिशनल थ्योरी जो कि रेलेवेंस थ्योरी है, जो कि सपोर्ट करती है आपके फाइनेंशियल लिवरेज वाले तस्वुर को। वो कहता है ये स्टेट ये बयान करती है दैट कि द वैल्यू ऑफ द फिल्म, जो एक वैल्यू ऑफ द फिल्म है ना, एक फ़िल्म की जो वैल्यू है। अब पहले हमने वैल्यू ऑफ द फिल्म क्या होता है वो देखी है कि वेल्थ बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, जो फिल्म है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगी, इस चीज़ का नाम, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, इस चीज़ का नाम जो वैल्यू ऑफ द फिल्म कहेंगे हम। और फिल्म से मुराद पहले भी कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इदारा हो सकता है जो मतलब कि अच्छा खासा जो है वो कैपिटल यूज़ करके अपने आप को चला रहा है। ठीक है, उसके अंदर शेयर्स हैं उसके अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की डेट के ज़रिए फाइनेंसिंग करवाई हुई है उसने। तो ये बात है, वो वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है ना वो कहता है, उसको ये बयान करता है कि इज़ है डिपेंडेंट। अब इसने कहा था कि ये जो वैल्यू ऑफ द फिल्म होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये रेलेवेंस थ्योरी है, ये कह रही है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप ज़्यादा कम करते हो ना, डेट के ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, या इक्विटी का ज़्यादा कर रहे हो, या इक्विटी कम कर रहे हो, डेट ज़्यादा कर रहे हो, तो इस चीज़ का जो कैपिटल स्ट्रक्चर में तब्दीली जो है ना
उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंड कर रही होती है आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म। ठीक है, ये याद रखना, इसके अंदर डिपेंड करेगी, बाकी दोनों जो थ्योरी आगे आएंगी ना उनके अंदर डिपेंड नहीं करेगी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंडेंट होता है वैल्यू ऑफ द फिर्म के। अब ज़ाहिर है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी और डेट दोनों का मजमूआ है। तो इक्विटी और डेट दोनों के मजमूए को तब्दील करोगे तो उससे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील होगा। तो ज़ाहिर जब कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील होगा तो वैल्यू ऑफ द फिर्म भी तब्दील होगी। वो ये कह रही है जो ट्रेडिशनल थ्योरी है। बताइए वी चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम अब कैपिटल स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हैं, द वैल्यू विल चेंज, तो वैल्यू जो है ना वो तब्दील हो जाएगी। इफ़ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ अल्टर्ड, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को बदल देते हो बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द लिवरेज, अब इंक्रीज करके या डिक्रीज करके लिवरेज को, अब लिवरेज से क्या मुराद है, अमाउंट ऑफ डेट, डेट की अमाउंट को ज़्यादा या कम करके अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को तब्दील कर देते हो तो कहता है दैट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे जो है वो ओवरऑल आपका जो कैपिटल है ना, ओवरऑल जो आपका कैपिटल है, यानी कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा डेट और इक्विटी का, उसके ऊपर वो कहता है तब्दीली होती है, उसके ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। अब आगे देखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। जो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है ना, ये बिल्कुल मुखालिफ थी, यानी कि उसकी अल्टरनेटिव थी। किसके भला, आपकी ऊपर वाली थ्योरी के, जो कि आपने आप पढ़ी है ट्रेडिशनल थ्योरी, उसकी ये क्या थी, अल्टरनेटिव थी। यानी वो ये कह रही थी कि फाइनेंशियल लिवरेज यानी उसके तब्दील करने से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील होता है, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तब्दील होती है, वो ये कह रही थी। लेकिन ये उसके अपोजिट है ट्रेडिशनल थ्योरी। वो कहते हैं ये स्टेट बयान करती है दैट कि द वैल्यू ऑफ द फिर्म, जो फिर्म की वैल्यू है ना, इज़ नॉट डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं होती ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। समझ आ रही है, मतलब वो क्या कह रही थी, ये बयान करी थी कि जो वैल्यू ऑफ द फिर्म है ना, आपकी वैल्यू फिर्म है, वो डिपेंडेंट नहीं होती कैपिटल स्ट्रक्चर पे। वो कहते हैं जितना मर्ज़ी आप डेट इस्तेमाल करो, जितना मर्ज़ी आप जो है वो इक्विटी से इस्तेमाल कर लो, फाइनेंसिंग करवा लो, उस चीज़ का आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो ये कह रही थी। तो ये फिर किस पे डिपेंड कर रहा था, ये आगे जाके तफसील में बयान करता हूँ। उसके बाद है मिलर एंड मोडिग्लानी। फिलहाल यही देखोगे रेलेवेंट थ्योरी क्या होती है, इरेलीवेंट क्या है, कौन सी थ्योरी जो है वो बता रही थी कि फ़र्क पड़ेगा, कौन सी नहीं बता रही थी फ़र्क पड़ता है, किन चीज़ों को तब्दील करने से किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील करने से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब्दील होती है, जिससे आपका जो है वो वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है वो भी तब्दील होती है। वो कह रही थी ऊपर वाली थ्योरी, पहली वाली। बाकी नीचे वाली दोनों जो है ना, मिरर एंड मोडिग्लानी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ये दोनों दोनों जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। अब आ गया मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी, ये भी इरेलेवेंस है। ठीक है, यानी कि मुखालफ है ये, लिवरेज के बयान को सपोर्ट नहीं करती। मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी इज़ है इन फेवर ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है ना, उसकी फेवर में है ये। यानी कि जो दूसरी वाली थ्योरी थी ना हमारी, अब नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, वो भी इरेलेवेंस थी, तो ये भी इरेलेवेंस है उसकी। अगर ट्रेडिशनल थ्योरी जो है ना, वो इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। अब जो पहले वाली थ्योरी थी ना हमने देखी है, वो थ्योरी ऑफ रेलेवेंस कहलाती है, यानी कि वो रेलेवेंट है लिवरेज के। ठीक है, और बाकी जो दोनों की दोनों थ्योरी है ना, वो थ्योरी ऑफ इरेलेवेंस कहलाती है, यानी कि वो इसको सपोर्ट नहीं करती। अब आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो पूरे का पूरा एक आपका जो कैपिटल होता है जिसमें आपकी डेट और इक्विटी होती है, उसकी कॉस्ट जो है ना वो क्या होगी भला, उसकी कॉस्ट होगी, ज़ाहिर है डेट के ऊपर कॉस्ट लगेगी और जो इक्विटी होती है वो कॉस्ट लगेगी, क्योंकि इक्विटी और डेट ही शामिल होते हैं ना आपके पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब कॉस्ट ऑफ डेट से क्या मुराद है, वो कहता है इंटरेस्ट जो होता है ना वो देते हो आप डेट के ऊपर, वो आपकी समझो कॉस्ट हुई। तो वो इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट दैट वी हैव टू बेयर एज अ कंपनी ऑन दी अमाउंट ऑफ डेट, जो हमें अमाउंट ऑफ डेट के ऊपर एज अ कंपनी बेयर करना होती है, डेट के ऊपर वी बारोड, जो हमने बारो किया होता है वो कॉस्ट ऑफ डेट कहलाती है। अब आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इट इज़ द प्रॉफिट। ये दरअसल प्रॉफिट होता है दैट वी अर्न, जो हम अर्न करते हैं फॉर द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए पेड, जो कि अदा किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की सूरत में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ अ रिटर्न। अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, वो दरअसल रिटर्न होता है टू डी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, अब आगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि एक जो दोनों चीज़ों को मिलके, यानी कि कैपिटल अलहदा पहले हमने देखा उसकी कॉस्ट, फिर हमने सॉरी जो डेट देखा उसकी कॉस्ट, फिर इक्विटी देखा उसकी कॉस्ट, अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इससे क्या मुराद होगा, इन दोनों की कॉस्ट, यानी कि टोटल जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ना,
यानी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर की जब नाम ले रहा हूँ तो इससे मुराद दोनों चीज़ें हैं। यानी कि जो आपका कॉस्ट है वो डेट है वो भी, और जो इक्विटी है वो भी, उन दोनों के ऊपर जो इकट्ठी पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर था ना, मिसाल के तौर पे एक था 40 लाख, एक है 60 लाख, तो ये पूरा 1 करोड़ रुपए का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब जो अलग-अलग 40 लाख और उस पे लगेगी ना 60 लाख पे, वो तो अलग-अलग कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे 1 लाख के ऊपर जो बात करना चाहूँगा तो वो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर है दरअसल। उस कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर जो लगेगी ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KO कहलाती है। इसको KO कहते हैं, इसको KE कहते हैं, इसको KD कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको जी, ओवरऑल से क्या मुराद है। वो कहते हैं इट मे बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो ओवरऑल कॉस्ट होती है ना, ये दरअसल आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। अब वो वही बात होगी कि जब ज़ाहिर है जब अलहदा से आप लोग कॉस्ट इस्तेमाल कर रहे हो डेट की, और अलहदा उसका पोर्शन है कितनी परसेंटेज यूज़ की है वो, तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट वाले पीछे जो फार्मूले मैंने बताए हैं ना, छठे मॉड्यूल में 7वें में भी आया था ये, 10वें में भी आया था ये, तो इस तरह ये फार्मूला चलता है। तो इसका पता होना चाहिए आप लोगों को कि वेटेड एवरेज कॉस्ट वाला फार्मूला वैक, WACC, ये पता होना चाहिए कैसे होता है। ये होता है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़रा परसेंटेज ऑफ इक्विटी। फिर इसको ना हमने ऐड कर देना होता है कॉस्ट ऑफ डेट ज़रब परसेंटेज ऑफ डेट इनटू 1 - टैक्स रेट के हासिल ज़रब के साथ। अब आ गया हमारे पास टॉपिक नंबर 204। अब वो कहता है इससे पहले कि हम थ्योरीज़ को पढ़े ना, हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिन टर्म्स को ना हमने इन थ्योरीज़ के अंदर मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजन करने हैं कि उसने ये बात की थी, ये बात की है, ये बात नहीं की, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब वो जो हमने डिसीजन क्राइटेरिया रखना है ना, मुख्तलिफ़ तरह की थ्योरीज़ जब पढ़ रहे होंगे तो उनके अंदर हम कुछ बातें हम देखेंगे कि हमने ना ये जो है ना अफेक्ट होगा उसका हमारी जो है वो वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर या कॉस्ट ऑफ जो है वो कैपिटल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, लिवरेज का। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले तो ना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना उसका नाम आता है कि एक ये चीज़ होती है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो हम कहते हैं कि वो पैदा हो सकता है। अब वो क्या होता है ये देखते हैं। वो कहते हैं द टर्म ऑप्टिकल मीन, ऑप्टिकल का मतलब है मैक्सिमम, और समथिंग या फिर ऐसी चीज़ दैट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड और इंक्रीज्ड, या कोई ऐसी चीज़ जिसको ना इम्प्रूव या इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, यानी मैक्सिमम अपनी ना। ऑप्टिमल का मतलब है एक वो स्टेज जहाँ पे जिसके बाद जो है ना वो बेहतरी के इम्कानात नहीं है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कम्बिनेशन होता है वेयर जहाँ द वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज इज़ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, ठीक है। वेयर जहाँ पे हमने वो कहता है सॉरी, कैपिटल स्ट्रक्चर कम्बिनेशन है वेयर जहाँ द वैल्यू ऑफ फिर्म मैक्सिमाइज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद वो लेवल है जहाँ पे आपकी ना वैल्यू की जो फिर्म का ना जो प्रॉफिट लेवल होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फिर्म सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो लेवल होता है, ठीक है। डज़ दी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, क्या ये ऐसा मुमकिन है कि कोई ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता हो। तो कहते दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेलेवेंस एंड इरेलेवेंस थ्योरी। यही वो बात है जिसके ऊपर आके दोनों जो थ्योरी हैं रेलेवेंस और इरेलेवेंस जो है उनके अंदर डिफरेंस पैदा हुआ। अब रेलेवेंस क्या थी वो भी मैंने बताई है, वो एक ही थ्योरी है जिसको हमने कहा था कि वो जो है वो पहली वाली थ्योरी है जिसको हमने कहा है कि वो ट्रेडिशनल थ्योरी है। और इररेलेवेंस थ्योरी वो है जो फाइनेंशियल लिवरेज को सपोर्ट नहीं करती, जो ये बात करती है कि भाई ये वाला जो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है ना ये वाली कोई चीज़ ही नहीं है, एवं फजूल है, ये कोई ऐसा सूरत पैदा होती नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो ये कह रहे थे दोनों के दोनों, कौन कौन से भला, मिलर एंड मोडी गिलानी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। वो कहते थे कि ऐसा कोई है नहीं लेवल होता जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का आप कह रहे हो, ठीक है। वो कह रहे थे फिल्म वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता लिवरेज का, ठीक है। वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। वो कहता है इररेलेवेंस होते हैं सारे के सारे, या जो अवामिल है आपके लिवरेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो ये कह रहे थे। अब वो कहता है हाउ द वैल्यू फिर्म इज़ कैलकुलेटेड, अगर ऐसा मुमकिन है तो वो कहता है फिर किस तरह से आप एक वैल्यू जो है ना वो फिर्म की वो कैलकुलेट करते हैं। वो कहता है एक फिर्म जो है ना एक फिर्म जिसको आप कहते हो हु अर्न्स द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को अर्न करती है, रिटर्न विल फॉर एवर कंटिन्यू, उसका जो रिटर्न होता है ना वो हमेशा जो है वो जारी रहता है। दोज कैश फ्लोज
व्हेन जब डिस्काउंटेड इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन, अब ऐसे कैश फ्लो जहाँ से हमें पैसा आ रहा होता है उनको हम डिस्काउंट कर लेते हैं, यानी कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं ना, तो द वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है ना, वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है वो आ जाती है हमारे पास। ठीक है, उसकी मतलब कि जो क्या कैश फ्लो हमें आने होते हैं ना फ्यूचर के अंदर, उनके हम प्रेजेंट वैल्यू जो मालूम कर लेते हैं, वो कहता है ये जो वैल्यू आएगी ना प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने की उन कैश फ्लोज़ की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फिर्म कहलाएगी। अब वो कहता है वैल्यू ऑफ फिर्म इज़ टू डिवाइड द प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ द फिर्म से मुराद प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, यानी कि ओवरऑल कितनी कॉस्ट है उसके साथ। अगर तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो आपकी वो कैपिटल की इज सम हाउ अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे अफेक्ट हो रही है, देन द वैल्यू ऑफ द फिर्म विल चेंज, फिर तो वो चेंज होगा वैल्यू ऑफ द फिर्म। भाई जाहिर है जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपने जेहन में रखना है ये बात, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो तब बढ़ेगी ना जब कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा होगा। ठीक है, अगर वो कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो तब जब भी जाके आपका वैल्यू ऑफ द फिर्म के ऊपर जो है वो तब्दीली आएगी। तो इस तरह से ये थ्योरी जो थी ना, रेलेवेंट थ्योरी थी, जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी, वो ये बात कर रही थी कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है वो लेवल पैदा हो सकता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो वैल्यू ऑफ द फिर्म है ना, वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है जहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है, आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है वो मैक्सिमम होती है। तो ऐसा लेवल के ऊपर आपकी कॉस्ट जो है ना वो ओवरऑल वो कम होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बाय अल्टरनेटिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, इस तरह से वो कहता है कि जब आप इस तरह का कोई अल्टरनेटिव इस्तेमाल करके, यानी डेट की अमाउंट बढ़ा के, यानी लिवरेज पैदा करके आप जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, तो वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है वो कहता है तब्दील हो जाती है, क्योंकि उस लेवल के ऊपर आपकी कॉस्ट जो होती है ओवरऑल वो कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो पैसे बचेंगे, जब पैसे बचेंगे तो आपने देना तो सिर्फ डेट की सूरत में एक लिमिटेड अमाउंट सी होती है, 10,000 20,000 30,000 देना है फॉर एग्जांपल। तो वो जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, उस प्रॉफिट को फिर आप दोबारा जब कंपनी के अंदर रिटेन करके लगाओगे तो कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अगर अब की बार एक 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ था, तो अगली बार वही 10 के 10 आप लगा देते हो, तो अगली बार वो भी ज़्यादा अमाउंट में आपके पास प्रॉफिट होगा। तो ये बात वो कर रहा था। अब वो कहता है कि वैल्यू ऑफ द फिर्म इज़ मैक्सिमम। अब ये भी बात है कि जब वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है ना वो इस लेवल के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है, वो कैसे, वो कहते हैं चेंजिंग द डेट एंड इक्विटी, यानी डेट और इक्विटी को तब्दील करने पे प्रोपोर्शन जो होता है ना, इफ़ इट इज़ 20% डेट, अगर अब आप ये बात करते हैं कि 20% डेट है और उसको हम तब्दील करके 30% कर देते हैं या 40 कर देते हैं या इससे भी ज़्यादा और बढ़ा देते हैं हर साल पोर्शन को, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो एक पॉइंट ऐसे के ऊपर आएगी ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक, जहाँ पे उसकी जो कॉस्ट होगी ना, आवर कॉस्ट विल रीच इट मिनिमम, कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो जाएगी। जब हम उसको डिवाइड करेंगे, किसको भला, उस प्रॉफिट को, पी ए टी पैट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट के साथ, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू जो डिवाइड होगी, तो उस वक्त हमारा जो प्रॉफिट होता है या वैल्यू ऑफ द फिर्म होती है वो मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं, ये बात जो है ना वो इस तरह थी। अब आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मिनिमम। अब इस लेवल के ऊपर जहाँ पे आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म मैक्सिमम थी ना, आप ये कह देते हो कि यहाँ पे आके अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगी ना वो मिनिमम हो जाएगी। तो उस लेवल को आपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम देना है, किसके भला, जहाँ पे आपकी प्रॉफिट की जो वैल्यू ऑफ द फिर्म है वो मैक्सिमम और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम हो जाए। अब कहते हैं व्हेन वी से देयर एग्जिस्ट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, जब हम ये बात करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी से हम ये बात करते हैं कि बाय चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, की कैपिटल स्ट्रक्चर को तब्दील करने से द कॉस्ट कैपिटल, जो कैपिटल की कॉस्ट जो है ना वो तब्दील हो जाती है। वेन जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज तब्दील हो जाती है, तो इट रिड्यूसेस, ये कम होती जाती है, एंड और देन फिर इट ये इंक्रीज और फिर ये बढ़ जाती है। द मिनिमम पॉइंट जो होता है वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये उसने क्या बात की है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है, और आखिर वाली दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनो। वो कहते हैं कि अगर आप एक लेवल तक डेट को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो जब डेट बढ़ जाएगा अपना, फॉर एग्जांपल कि आपके जो शेयर होल्डर है ना, उनका 10,000 रुपये रह गया सिर्फ आपके उस कैपिटल के अंदर, और आपने 90,000 रुपया, फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट करना था, 90,000 रुपया आपने बाहर से बैंक वगैरह से या जहाँ से भी ना डेट की सूरत में इन्वेस्ट कर दिया, और उस 90,000 के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया 1 साल के बाद दे के टोटल 1 लाख रुपया वापस करना है। तो अब ये हिसाब लगाओ, क्या उनको तो आपने 1 साल बाद एक फ़िक्स अमाउंट थोड़ी सी जो है वो देनी है। ठीक है, और इधर जो डिविडेंड थे ना, शेयर होल्डर थे,
वो आपके जो है वो फिर वैल्यू ऑफ द फिर्म जो है ना वो, सॉरी, वो जो शेयर होल्डर जो है ना वो आपकी कंपनी के मालिक है, यानी मालिक कहलाते हैं ना। जो आपके कॉमन शेयर होल्डर होते हैं, प्रीफेड शेयर होते हैं। ठीक है, चलो प्रीफेड को तो फिर भी छोड़ो, चलो कॉमन को लगाओ। जो कि असल जो ऑनर ऑफ द कंपनी माने जाते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है और उनको हमेशा हमेशा अपने डिविडेंड देना होता है। तो वो तो ऐसे अपन उनका उनका रिस्क बढ़ जाता है, वो रिस्की हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि कंपनी हमें कहीं निकाल ना दे। तो उनको अब वो क्या होगा कि वो जब रिस्क उनका बढ़ जाएगा, तो फिर जो है तो वैल्यू जो है ना, वह जो कंपनी होती है वो तो उनको निकालने से तो रही। अब कंपनी ये तो नहीं कह सकती भैया आप दौड़ जाओ, शेयर होल्डर को कहे कि बेर बिस्तर बोरिया गोल करो निकल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ही एक पॉलिसी चल रही है पूरी, मतलब कि जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हो, ये अथॉरिटी होती है वो आपको इशू करती है कि आपने जो डेट और इक्विटी जो है ना, उसके एक लेवल के ऊपर ला के आपने फिर जो है वो कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो वो शेयर होल्डर को कभी भी नहीं निकाल सकती, तो उनको जो है वो रिस्क बढ़ जाता है जब, तो वो जो है वो फिर जो है वो मुँह फिरे हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि वो शेयर होल्डर जो होते हैं, वो कहते हैं कि भई अगर आपने इतना डेट इस्तेमाल किया है, तो ज़ाहिर है उनको पता चल जाएगा कि डेट इस्तेमाल करे हुए इन्होंने कॉस्ट तो सिर्फ़ एक ख़ास महदूद के लिए, थोड़ा-सा टाइम के लिए, मतलब कि ना, वो मतलब थोड़ी-सी अमाउंट में इन्हें देनी है उसके ऊपर कॉस्ट, तो डेट के ऊपर। तो अगर जितना ज़्यादा डेट इस्तेमाल करोगे तो उससे 90,000 से अब आप इन्वेस्टमेंट करोगे बिज़नेस में, तो उससे कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक बार जब आप 90-90 हज़ार मतलब कि इस्तेमाल करोगे, पहली बार आपने 90,000 इस्तेमाल किया, कंपनी ने उससे आपको 1 लाख रुपया दिया तो 10,000 रुपया प्रॉफ़िट हुआ। अब दोबारा आप वो 10 90,000 की बजाय अब की बार 10 ला जो 1 लाख रुपया होगा ना, वो आप इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी अगली बार 1,10,000 देगी। तो इस तरह वो जितना बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा वो डेट की अमाउंट, तो उससे आपका प्रॉफ़िट बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसके बढ़ते हुए प्रॉफ़िट से आपका क्या होगा, वो जो वैल्यू ऑफ़ द फ़िर्म है ना, वो बढ़ती हुई चली जाएगी, यानी प्रॉफ़िट बढ़ता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। तो जब प्रॉफ़िट बढ़ेगा, तो ये पॉलिसी होती है कि वो जो शेयर होल्डर रह गए हैं आपके पास, जिनका जो है वो शेयर अब वो 10-1 हज़ार रुपए रह गया था, तो वो तो अब ऐसे तो नहीं बैठेंगे चुप। वो कहेंगे भई आपका प्रॉफ़िट बढ़ा है, हमारा डिविडेंड भी बढ़ाओ। अब ज़ाहिर है कंपनी को उनका मुँह बंद करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, एक पॉलिसी से हट के कहीं बाहर ना कुछ कर लें। तो इस चीज़ के लिए उनको तसल्ली देने के लिए कंपनी को फिर जो है ना उनको डिविडेंड देना पड़ता है, और अच्छी खासी अमाउंट में डिविडेंड देना पड़ता है। तो वो ये बात कर रहा है कि अगर आपने डिविडेंड जो है वो उनको देना है ना अब, तो अगर तो आप डेट की एक ख़ास अमाउंट तक इस्तेमाल करोगे कि एक नॉर्मल प्रॉफ़िट ले रहे हो आप, तो फिर तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उनको आप एक नॉर्मल अमाउंट के साथ जो डिविडेंड दे के आप उनको चुप करवा लोगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट में प्रॉफ़िट हासिल करने लग गए हो अब, और आपने अच्छी खासी अमाउंट में जो है वो डेट लेके अपनी बिज़नेस को लिवरेज कर लिया है, बढ़ा लिया है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, प्रॉफ़िट बढ़ता जा रहा है, तो इधर आके फिर आपको उनको तसल्ली देने के लिए, उनका रिस्क कम करने के लिए, फिर आपको उनको अच्छी खासी अमाउंट में डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये वो बात कर रहे हैं कि जब आप उनको डिविडेंड दोगे अब, तो फिर जो है वो इतना डिविडेंड जो है ना वो आपको बाज़ औक़ात देना पड़ जाएगा कि आपकी जो वैल्यू ऑफ़ द फ़िर्म है ना, उसका जितना आपने डिविडेंड लेके डेट लेके मतलब कि इन्वेस्ट किया होगा, उसके जो प्रॉफ़िट होगा, वो आपको एज़ अ डिविडेंड उसी तरह वो सारा का सारा बजाय रिटेन करने के अब सारा लौटाना पड़ेगा। वो इतने रिस्की हो जाएँगे। तो ये वो बात कर रहे हैं कि एक लेवल तक तो आप लोग जो है वो डेट को इस्तेमाल करके प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हो। मैक्सिमम लेवल तक आप पहुँच सकते हो। लेकिन अगर उस हद से ज़्यादा अगर क्रॉस किया आप लोगों ने, तो फिर जो है वो आपकी जो कॉस्ट है, यानी कि एक तो वो जो आपने उस डेट के लिए हुए फिर वापस इंटरेस्ट देना है, वो तो देना ही देना है। वो तो आपने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर आपने 1 लाख के ऊपर 30,000 वो देना था, वो दे दिए। अब दूसरी तरफ ये देखा जाए कि वो 30,000 आपने वो दिए, कंपनी में लगाने के बाद अगर आप प्रॉफ़िट उस मतलब कि ना 90,000 के ऊपर 30,000 हो गया, बाकी रह गया 60, 60 में से अब आपने जो डिविडेंड है ना शेयर होल्डर का, वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो डिमांड कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि हमें 60,000 से भी ज़्यादा दो। तो अब उधर वो डिविडेंड चला गया, तो फिर 30,000 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हो, 60,000 रुपया उधर डिविडेंड का तौर पे दे रहे हो, तो पीछे रह क्या गया कंपनी में? कुछ भी नहीं रहना। तो इस तरह से एक ऐसी हालत पैदा हो जाती है जहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है ना, वो इतनी बढ़ जाती है कि वो अब बजाय फ़ायदे के वो नुकसान में जाना शुरू हो जाता है काम सारे का सारा। तो इस तरह से वो कहता है ये चीज़ें दोनों एक दूसरे को ऑफ़सेट करने लग जाती हैं। ऑफ़सेट का मतलब ये है कि वो जो डिविडेंड से जो डेट की ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करने से आपको प्रॉफ़िट हो रहा था ना, वो उतना जितना प्रॉफ़िट हो रहा है उतना ही आपको कॉस्ट पड़ रही है। और अगर और ज़्यादा डिविडेंड जो है वो आपको डेट इस्तेमाल करोगे, तो जो आपका डिविडेंड और इंटरेस्ट की अमाउंट है ना, वो जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस तरह से आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी,
और प्रॉफ़िट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर तो आप वो कहता है कि एक लेवल तक इस्तेमाल करोगे ना डेट की अमाउंट को, फिर तो फ़ायदा है, ठीक है? अगर उस लेवल से बढ़ जाते हो डेट को इस्तेमाल करते हुए आप लोग हद से तजावुज़ कर जाते हो, तो फिर जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी ऑप्टिमम लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑप्टिमम लेवल एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे आपका फ़र्म वैल्यू जो है ना, यानी प्रॉफ़िट वो मैक्सिमम और कॉस्ट कम से कम होती है, ये बात की है उसने। तो यही ज़हन में रख के ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने आगे चलना है। अब वो कहता है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ज़रा उसको देखते हैं, जो कि एक रेलेवेंस थ्योरी थी, यानी कि वो लीवरेज के तस्वुर को सपोर्ट करती थी, यानी कि वो ये कहती थी कि डेट के ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म तब्दील होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, कम हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की सूरत पैदा हो जाती है, वो ये कह रही थी। अब वो कहते हैं इसके अंदर ना हमने सबसे पहले देखना है लिवरेज एंड रिक्वायर्ड रेट। लिवरेज से मुराद है कि डेट जो है ना वो आपने इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है? और रिक्वायर्ड रेट पता ही है आप लोगों को कि जो हमने डेट के ऊपर देना होता है वो इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है? अगर शेयर होल्डर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंपनी में उनको हमने डिविडेंड जो है वो देना होता है, तो उनकी जो रिटर्न होता है, उनकी जो डिमांड होती है वो दरअसल उनका रिक्वायर्ड रेट होता है। और हमारा जो एज़ अ कंपनी मैनेजर अगर हम कंपनी को चला रहे हैं तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ये होता है कि हम कंपनी से जो है वो जो चीज़ जो प्रॉफिट जो लेवल हासिल करना चाह रहे होते हैं वो होता है। अब वो कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ अ फंक्शन ऑफ लिवरेज। जो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है ना दरअसल ये लिवरेज का फंक्शन है, यानी कि डेट के ज़्यादा या कम करने से ये असरअंदाज होता है। वो कहते हैं लिवरेज इज़ परसेंटेज ऑफ डेट। पहले भी बता चुका हूँ लिवरेज से मुराद क्या है कि डेट की परसेंटेज है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। वो कहते हैं डेट का पोर्शन अगर इंक्रीज़ कर देते हो आप लोग तो उससे लिवरेज बढ़ जाएगा। समझ आ रही है? यानी कि प्रॉफिट वगैरह वेल्थ जो है वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। वो कहता है इन एंटिसिपेशन, इसके बरअक्स जो शेयर होल्डर होते हैं वो इंक्रीज़ देयर रिक्वायर्ड रेट। और वो कहते हैं इसके दूसरे तरफ ये होता है कि जब आपका डेट बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, लिवरेज की सूरत पैदा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे। जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करोगे तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट होगा ना किनका भला? उनका शेयर होल्डर का वो बढ़ा लेंगे। वो कहेंगे भाई प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा है तो ये असूल भी है ना कि जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट अर्न किया जाएगा उतना ही ज़्यादा शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। तो वो कहते हैं इससे जो रिक्वायर्ड रेट होता है ना, किनका भला? रिक्वायर्ड रेट उनका डिविडेंड वाले बंदों का जिनको डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये बात वो कहता है कि ड्यू टू इंक्रीज़ लिवरेज बढ़ने से उनका रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ जाता है। अब वो कहते हैं इसकी इसका जो डिपेंड कर रही होती है ना ये सारी बातें, कहते हैं कि ये करती है अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अर्निंग कैपेसिटी क्या कहती है? वो कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्निंग फॉर अ बिज़नेस। एक बिज़नेस के लिए जो अर्निंग कैपेसिटी जो है ना विद इन्वेस्टेड कैपिटल, यानी जो इन्वेस्ट किया हुआ है कैपिटल आप लोगों ने उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि दिस इज़ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब ये जो अर्निंग कैपेसिटी होती है ना किसी भी कंपनी की कमाने की सलाहियत, वो दरअसल उसका रिटर्न होता है कि वो हमें दे क्या रही है। वो कहता है अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट, यानी एक जो डेट है आपका, जो आप लोगों ने मतलब बॉन्ड या लोन की सूरत में अपनी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया है, ठीक है? उसके ऊपर जो आपने कॉस्ट देनी है ना, वो कम है और जो अर्निंग कैपेसिटी है ना आपकी कंपनी की अर्न करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है। तो वो कहते हैं इस सूरत के अंदर फिर आपकी फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना वो क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आप लोग जो है वो डेट की पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस नतीजे के ऊपर आके जब आपका फाइनेंशियल लिवरेज पैदा हो जाएगा, यानी आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, कॉस्ट आपने कम देनी है डेट के ऊपर, तो वहाँ पे आके वो शेयर होल्डर जो है ना वो अपना रिटर्न बढ़ा लेंगे। वो कहेंगे भाई हमारा रिटर्न बढ़ाओ, आप प्रॉफिट बहुत अर्न कर रहे हो। यानी उनका रिस्क बढ़ जाता है ना शेयर होल्डर का। वो रिस्की हो जाते हैं कि यार कहीं हमें निकाल ना दें। इस वजह से वो कहते हैं भई आप हमें क्यों नहीं दे रहे? हमें कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। हालाँकि हम शेयर होल्ड जो कंपनी के मालिक होते हैं, ऐसे ही है ना इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं दरअसल जो कॉमन शेयर प्रीफर्ड शेयर वो तो मालिक होते हैं समझो कंपनी के। तो उनको जो वैल्यू नहीं दी जाएगी आप लोग जो है वो उनकी तरफ देखोगे नहीं तो वो तो रिस्क में आ जाएँगे कि ये कहीं हमें निकालने वाले तो नहीं है। तो इस चीज़ की उनको तसल्ली देने के लिए उनका डिविडेंड बढ़ाया जाएगा, उनको उनकी जो बात होगी उसको माना जाएगा, वो मीटिंग खुद करेंगे तो भई उसके अंदर फिर उन्होंने अपना प्रॉफ़िट बढ़ा लेना है, ठीक है? तो इस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि लिवरेज के बढ़ने से रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी जो है वो बढ़ा लिया जाता है। अब आगे रिटर्न ऑन इक्विटी, यही बात है कि जो डिविडेंड है वो कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी विल मोर एंड मोर विद कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये बात है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसके ज़्यादा से ज़्यादा होने से आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना यानी डिविडेंड जो है ना शेयर होल्डर का, वो क्या हो जाता है? वो कहता है मोर एंड मोर बढ़ जाता है। हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जितना ज़्यादा आप परसेंटेज जो है फाइनेंशियल लिवरेज की इस्तेमाल करोगे
उतना ही ज़्यादा जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। अब आ गया लिवरेज एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है और लिवरेज का आपस में क्या ताल्लुक है? देखो लिवरेज तो ये है कि आपने डेट किया कितनी अमाउंट इस्तेमाल की है, ठीक है। लिवरेज ये चीज़ है कि डेट की ज़्यादा अमाउंट को इस्तेमाल करके, ठीक है, जिसके ऊपर कॉस्ट कम पड़ती है, आप अपना प्रॉफिट यानी मैक्सिमम जो है ना वेल्थ बढ़ाओ, फिर्म की वैल्यू को बढ़ाओ, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो है वो ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाओ उसको। तो ये बात लिवरेज कहता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि जब ये चीज़ लिवरेज बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ने से साथ ही जो आपके शेयर होल्डर होते हैं ना वो अपने रिटर्न को भी बढ़ा लेंगे। तो ये वो बात है, वो कहता है द रिलेशनशिप इज़ दैट। अब ये जो रिलेशनशिप वो है कि लिवरेज बढ़ा तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऊपर की तरफ बढ़ गई है, देख लो। तो आगे देखते हुए वो कहता है प्रोवाइडेड दैट कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये जो डेट की कॉस्ट है ना वो अगर कम है तो अर्निंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है। तो इस रिलेशनशिप जो है वो उसको आप कहते हो कि मैनेजमेंट में मैनेज करना होता है एंड टू द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को भी देखना होता है। वो कहता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कैपिटल जो है ना उसका क्या ताल्लुक है। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है ना वो ज़ाहिर है डिविडेंड का नाम है, ज़ाहिर है। तो वो कहते हैं दिस इज़ एक्चुअली द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर, यानी कि जो शेयर होल्डर है ना उनका जो रिक्वायर्ड रेट है दरअसल वो डिविडेंड होता है। तो इसलिए वो कहता है इसकी जो कॉस्ट होगी ना इक्विटी कैपिटल की, वो दरअसल वही रेट होता है जो वो हमसे लेना चाहते हैं डिविडेंड के तौर पे। तो कहते हैं व्हाट शेयर होल्डर वांट टू लर्न टू अर्न, अर्न है या लर्न लिखा हुआ है, तो व्हाट शेयर होल्डर वांट टू लर्न फ्रॉम द बिजनेस। अब वो अर्न होगा शायद, क्योंकि वो जो बिजनेस है ना क्या चीज़ अर्न करना चाहते हैं दरअसल वो ये बात कर रहे हैं। वो कहता है इफ़ इट अगर चेंजेस विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब वो जो अर्न करना चाहते हैं ना वो उसी के साथ तब्दील होगा कि अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है तो उनका डिविडेंड भी जो है वो तब्दील हो जाएगा। अब कंक्लूजन देखते हैं। वो कहते हैं लिवरेज हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब ये बात की इसने, इस थ्योरी ने, ट्रेडिशनल थ्योरी ने जो कि रेलेवेंस थी, जिसने लिवरेज के तस्वुर को सपोर्ट किया, वो कहता है इसके अंदर जो लिवरेज है ना वो हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट रखती है लिवरेज, ठीक है। बट लेकिन दिस ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डज नॉट प्रोपोर्शनली चेंज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर। वो कहता है ये जो तब्दीली है ना ये कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती कि आपका जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आप डिविडेंड दे रहे हो और आप जो है वो कोई मुनाफे पे नहीं पहुंच सकते कभी भी ज़िंदगी में। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है। एक लेवल तक तो अगर मैं लिवरेज बढ़ाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट भी होगा और मेरी कंपनी के लिए बेहतर है, मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मेरी कंपनी की ग्रोथ में इजाफा होगा। लेकिन एक लेवल के बाद अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जाके फिर वो जो है मुझे मसला हो सकता है, वहाँ पे आके वो टांग अड़ा सकते हैं शेयर होल्डर, वो कह सकते हैं कि हमें जो है वो डिविडेंड जो है वो हमारा बढ़ाया जाए, प्रॉफिट बहुत अर्न कर रहे हो आप लोग, तो ये वो बात कर सकते हैं। तो ये बात थी। अब ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। उसके अंदर है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी है ना उसका रिटर्न जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। फिर कहता है वो डिपेंड कर रही होती है ये अर्निंग पावर पे यानी कंपनी की जो अर्निंग पावर है ना वो ज़्यादा होगी तो वो जो ज़ाहिर है फिर वो डिविडेंड जो है ना वो कहेंगे शेयर होल्डर के हमारा डिविडेंड बढ़ाओ। अब वो कहते हैं ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है ना ये दरअसल आपकी डिपेंड कर रही होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये फार्मूला है कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी आपको टैक्स वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको आप डिवाइड कर दोगे इक्विटी के साथ कि इक्विटी कितनी थी टोटल, तो वो जो अमाउंट आएगी वो दरअसल आपने जो है वो डिविडेंड देना होता है। वो कहता है पैट इज़ दी फाइनल फिगर होती है ये, जो कि कैलकुलेट की जाती है डिडक्ट करने के बाद तमाम तरह की कॉस्ट एक्सपेंसेस टैक्सेस वगैरह, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तमाम तरह के जो पैट में से ना एक्सपेंस निकले होते हैं, प्योर आपके पास प्रॉफिट पड़ा होता है ये, ठीक है। वो कहता है इक्विटी जो होती है ना वो टोटल अमाउंट होती है, ठीक है। और या फिर ये कह लो कि वैल्यू होती है जो इन्वेस्ट की गई होती है शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी के अंदर। तो इसलिए इसका पैट ओवर इक्विटी जो है यानी प्रॉफिट जो आपकी कंपनी ने कमाया है उसमें से जो टोटल इक्विटी थी ना, जो आपके इन्वेस्टमेंट थी टोटल शेयर होल्डर की तरफ से, वो उसको डिवाइड किया जाता है ना, उसको फिर फार्मूला होता है ये। अब है कॉस्ट ऑफ डेट एंड अर्निंग पावर, यानी कि जो अर्निंग पावर है ना वो जितनी ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ डेट का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, एक हद तक तो वो कहता है कि आप जब बढ़ाते हुए जाओगे ना, और ये भी पता है आपको कि फिक्स कॉस्ट देते हो आप लोग अब जो डेट के ऊपर दी जाती है, तो वो रनिंग पावर जो है ना वो भी आपस में रिलेट करती है। मगर तो बोथ शुड बी है ना सर्टन रिलेशनशिप। अब इन दोनों को ना एक ख़ास लेवल तक वो कहता है होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम जो है अगर आपने कॉस्ट जो है वो बढ़ गई आपकी डेट की, एक हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर आपके लिए वो पर अर्निंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है।
जितना आपने डेट लिया हुआ था उसी डेट से आप कुछ जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब दूसरी तरफ आप लोगों को जो है सर फिरे आपके शेयर होल्डर जो है उन्होंने आपका दिमाग चाटा हुआ कि हमारा डिविडेंड बढ़ाओ। तो आप लोगों को उस नतीजे पे पहुँचोगे जहाँ पे आपके बजाय प्रॉफ़िट के आप जेब से भी जो पैसे हैं वो दे के आप इनका जो है वो पेट भर रहे होंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह की वो जो है वो हालत पैदा हो सकती है। वो कहते हैं कुछ जनरल थ्योरी की ना इनकी जो थ्योरी हमने पढ़नी है ना अभी ये जो रेलेवेंस, इर्रेलेवेंस और ये पढ़ी है, इनके अंदर कुछ जनरल अज़म्पशन मौजूद होते हैं, कुछ मफ़रूज़े हैं। ज़ाहिर है जब कोई भी थ्योरी बयान की जाती है ना, तो वो 100% अपने असल रियल माहौल में मौजूद सारे हालात के साथ जो है वो मिल के नहीं चल सकती। कोई ना कोई ऐसे ज़रूर असरात होते हैं कि जिनकी वजह से वो थ्योरी के अंदर आने वाले जो नताइज हैं, वो तब्दील हो सकते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर उस थ्योरी की जो बात उस बंदे ने की होती है, यानी ये लगा लो कि वो बंदा जहाँ पे झूठा पकड़ा जाए ना, कि उसका झूठ साबित होने लगे कि जो इसने बात की है उससे ये मुकर रहा है। तो इस चीज़ से वो पहले ही मुकर जाता है कि भाई मैं जब ये थ्योरी बयान कर रहा हूँ, तो इस मेरी थ्योरी से बयान से पहले मैं ये बातें कर रहा हूँ कि ये बातें इस तरह से अफ़ेक्ट नहीं होंगी, तो फिर तो मेरी थ्योरी ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो मुझे गिरफ़्तार ना करो आप लोग। तो ये वो बात करते हैं कि जनरल जो अज़म्पशन होते हैं ना इस थ्योरी के, वो कौन-कौन से होते हैं जिनमें आके बंदा जो है वो अपने आप को कि मतलब कि खिसकाने के लिए साइड पे होता है कि थोड़ा-सा कि भई मेरी जो थ्योरी है ना वो इन बातों के ऊपर तो ठीक है, अगर तो ये फ़र्ज़ आप कर लेते हो चीज़ें, अदरवाइज़ जो है वो ठीक नहीं होगी। वो कौन-कौन सी थी जनरल अज़म्पशन की थ्योरीज़ कि कुछ अज़म्पशन कहते हैं मफ़रूज़े यानी ऐसी चीज़ें जो फ़र्ज़ करी की जाएँगी। अब वो हो सकता है ये फ़र्ज़ कर ले कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि ऑक्सीजन इस दुनिया में नहीं है, ये फ़र्ज़ कर लो। यानी कुछ ऐसी भी वाक़ई हकीकत में कुछ ऐसे मफ़रूज़े बाज़ औक़ात थ्योरीज़ के अंदर वो बयान कर देते हैं कि जिनका जो असल हकीकत के अंदर जो है वो बात जो मुमकिन होना, साबित होना नहीं होती। लेकिन वो फिर भी मफ़रूज़ों में वो डाल के वो ये बात करते हैं कि ये अगर चीज़ यानी कि मैं ये कह दूँ कि मेरी एक थ्योरी है, मैं कहता हूँ कि इंसान जो है ना वो बगैर ऑक्सीजन के ज़िंदा रह सकता है। ठीक है? तो मुझे एक कमरे में बंद करके सारा कुछ बंद कर दो और मैं कहूँ कि अब ये जो थ्योरी है उसी वक़्त मुमकिन है जब मैं कहूँ कि बाहर ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। तो ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है? तो द कोस्ट ऑफ डेट अब इसकी जो थ्योरी थी ना ये इन थ्योरीज़ के ऊपर कौन-कौन सी फ़र्ज़ी बातें जो थी ना वो रखे गए यानी लेट्स सपोज़ किया गया। वो कहता है द कोस्ट ऑफ डेट इज़ लेस दैन द कोस्ट ऑफ इक्विटी। वो कहता है ये जो मैंने बात की है ना फॉर एग्ज़ाम्पल इन थ्योरीज़ के अंदर ये बात की गई कि जो आपका डेट होता है ना, वो आप ये हमेशा तसव्वुर करोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो क्या है ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है ना, वो आपने ज़्यादा देना है और जो आपने डेट के ऊपर कॉस्ट यानी इंटरेस्ट देना है ना वो कम है। दूसरी क्या इसने बात की, उसने कहा कि देयर आर नो टैक्सेस। वो कहता है आप ये फ़र्ज़ कर लो कि आपने जो भी प्रॉफ़िट अर्न करना है ना कंपनी ने, कोई बाहर किसी को भी कोई टैक्स वग़ैरह नहीं देना। तो ये कैसे हो सकता है? टैक्स तो देना पड़ते हैं ना। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे टैक्स हर जगह पे मुमकिन है। यहाँ तो मतलब मैं टूथपेस्ट से लेके और साबुन तक हर जगह पे टैक्स लगा होता है। तो ये वाली चीज़ जो थी ना वो मफ़रूज़ों के तौर पे ली उसने कि ये जो थी ना सारी की सारी थ्योरी, इनके अंदर जो टैक्स वाली दुनिया वाक़ई नहीं है। वो कहते हैं कि आप ये तसव्वुर करोगे, जब ये हमारी थ्योरियों को देखोगे और ये सारे के सारे अज़म्पशन जो है ना वो सारी थ्योरियों के लिए हैं, तीनों के तीनों के लिए। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो टैक्स, आप ये तसव्वुर करोगे कोई टैक्स मौजूद नहीं है। फिर वो कहता है द कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट जो होती है इज़ लेस है देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की निस्बत। वो कहते हैं द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, एक जो इन्वेस्टर है ना उसका जो रिस्क परसेप्शन है ना वो डज़ नॉट चेंज बाय द यूज़ ऑफ डेट। अब वो ये कह रहे थे कि आप ये ज़हन में रखोगे कि जो एक आपका जो रिस्क होता है ना, आप कह रहे थे कि इन्वेस्टर का जो रिस्क है इक्विटी का वो बढ़ जाता है। वो कहते हैं इस बात को आप लोग ये कह लो कि ये आपके डेट के इस्तेमाल करने से कोई रिस्क के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। आपके शेयर होल्डर जो है ना वो गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं, चाहे उनको 1 रुपये दे दो, ऐसी सूरत होती है। वो कहता है आपके जो रिस्क परसेप्शन है ना वो इन्वेस्टर पे जो है वो उनकी जो परसेप्शन होती है ना उनका, उसके ऊपर चेंज नहीं करता उसको, ठीक है? तो ये बात वो जो कहता है ऐसे आपने साहब वो मतलब फ़र्ज़ करनी है। तीनों जो मफ़रूज़े थे ना वो आप देख लो अब कि कॉस्ट ऑफ डेट कम होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कोई टैक्स की दुनिया मौजूद नहीं है। रिस्क परसेप्शन जो है वो आपके इन्वेस्टर के ऊपर कोई तब्दीली असर नहीं करता। जितना मर्ज़ी डेट इस्तेमाल कर लो, जितनी मर्ज़ी पावर में आ जाओ, जितनी मर्ज़ी अर्निंग करते रहो, आपके डिविडेंड जो होते हैं ना शेयर होल्डर, वो खामोश होके बूत बन के बैठे रहते हैं। ये वाली बात कर रहा है वो ये कि ये आपने तसव्वुर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बात दुनिया के अंदर आकर तो नहीं करती लेकिन फिर भी हमने ये तसव्वुर करना है कि चलो ऐसा
मुमकिन है, वो कह रहे हैं, तो एज़म्पशन जो है ना वो फ़र्ज़ कर ली गई हैं सारी। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वैल्यू ऑफ़ द फ़िल्म जो होती है ना वो डिपेंड करती है ऑन द कॉस्ट ऑफ़ द कैपिटल इज़ ट्रेडिशनल थ्योरी। अब उसने ये बात की कि जो आपकी कैपिटल जो है ना उसकी कॉस्ट जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी वैल्यू ऑफ़ द फ़िल्म। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ़ द फ़िल्म जो है वो बढ़ेगी नहीं, कम होगी, ज़ाहिर है। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ़ कैपिटल कम है तो इसका मतलब है आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, उससे आपकी वैल्यू ऑफ़ द फ़िल्म बढ़ेगी, कंपनी ग्रोथ करेगी, आप ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिटेन करने की कंपनी में वापस लगा रहे होंगे। समझ आ रही है? तो ये वो बात कर रहा था। अब आगे ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़रा ना हम देखते हैं कि वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने बात की थी ना ऊपर, कि उसके वो सपोर्ट कर रही है। ये कहती है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी कहती थी कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की हालत पैदा हो जाती है अगर आप एक ख़ास लेवल तक अपने डेट की अमाउंट इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा करोगे फिर नहीं होती। कैसे? वो कहता है विद द इंक्रीज इन लीवरेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज। वो कहता है लीवरेज के इस्तेमाल करने से आपकी कॉस्ट जो है ना इक्विटी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। यानी जो रिटर्न होता है ना, जो डिविडेंड को देना होता है आपने, वो जो है वो बढ़ जाता है अगर ज़्यादा लीवरेज इस्तेमाल करते हो। ट्रेडिशनल थ्योरी कह रही है। अब ये जो देखो यहाँ पे ना लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाई एक्सिस पे कैपिटल जो है ना पूरे का पूरा यानी डेट और इक्विटी जो है वो आ रहा है। ठीक है, उसकी परसेंटेज है। और जो नीचे है ना लेफ़्ट से राइट की तरफ वो लीवरेज यानी गियरिंग है, यानी आपका जो है वो किस तरह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। अब वो कहता है कि देखो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना उसके अंदर ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो तो फिक्स रहती है। यही कहा था ना आपने, के डी लिखा हुआ है जहाँ पे, ये लाइन के डी है, ये कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो फिक्स होती है, हमेशा आपने फिक्स देना होती है, तो ये तो सही दी जा रही है। अब बात आ गई कॉस्ट ओवरऑल, क्या होती है ओवरऑल। चलो पहले ऊपर वाले समझाता हूँ। जो ये होता है ना वो कह रहा है जो इक्विटी जो है ना इक्विटी इक्विटी ये होता है कि आपका जैसे ना आप अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो अगर आप, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने का मतलब है, एक्स एक्सिस पे जाने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे देखो कि जो ये के ई था ना, के ओ को मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैंने के डी बता दिया, अब मैं के ई बता रहा हूँ। के ई जो है ना वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे वो स्लो 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 जा रहा है। ठीक है, एक अमाउंट तक तो वो आराम आराम से जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक्स के बिल्कुल सामने जो डॉटेड लाइन है वहाँ के ऊपर जाता है ना सामने ऊपर, तो उसके फ़ौरन बाद वो जो है इक्विटी की जो कॉस्ट है वो एकदम से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। तो इससे मुराद ये होगा कि एक हद तक तो आपका जो इक्विटी जो शेयर होल्डर होता है ना, वो आराम से जो प्रॉफिट आप दे रहे होते हैं उस पे वो इत्तेफाक कर रहा होता है। लेकिन एक हद के बाद जब आप और ज़्यादा यानी कि डेट की अमाउंट को बढ़ा लेते हो और आप अच्छा खासा अर्निंग करना शुरू कर देते हो, तो फिर उसका रिस्क बढ़ जाता है और वो कहता है कि भाई मुझे और ज़्यादा जो है प्रॉफिट चाहिए अब। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी जो डिविडेंड की अमाउंट होती है वो आपको देना पड़ती है, वो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है। अब हम जो ओवरऑल बात की है ना, दरमियान वाला जो फिगर था, ये जो के ओ था यानी ओवरऑल कॉस्ट जो होती है यानी डेट और इक्विटी की दोनों को मिला के जो है ना वो जब जारी होती है, जहाँ पे आप ये कह देते हो कि जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट है ना यानी डेट और इक्विटी की, वो किस परसेंटेज के अंदर मैं डेट और इक्विटी इस्तेमाल करूँ कि मुझे डेट के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड को दिए जाने वाला और शेयर होल्डर को दिए जाने वाला जो डिविडेंड है वो एक मिनिमम लेवल पे हो और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पे हो, यानी उसको जिसको हमने नाम दिया था ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का। अब ये क्या होता है, देखो शुरू में जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ गियर कर रहे हो यानी लीवरेज कर रहे हो, लीवरेज को इस्तेमाल कर रहे हो, डेट की अमाउंट बढ़ा रहे हो, जिसका मतलब ये है लेफ़्ट से राइट की तरफ जो डेट की अमाउंट बढ़ती जा रही है ना, गियरिंग हो रही है, लीवरेज हो रही है, यानी आपकी प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो वो देखो शुरू के अंदर क्या होता है कि जब आप डेट बढ़ाते हो तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी जो है ना वो ये लगा लो कि थोड़ी सी फिक्स रहती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी आराम आराम से जो है वो कम रहती है और आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाता है, यानी दाएं तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हो। तो आपकी जो कॉस्ट है ना इक्विटी की वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, ज़्यादा से कम होती तरफ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो, और आपको जो है वो डेट जो है वो फिक्स देना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और जो कॉस्ट होती है वो तो पता ही है डेट की, वो फिक्स होती है। तो इस तरह से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ना आपकी ये लाइन, इसका मतलब है प्रॉफिट जो है वो आप ज़्यादा कमाए हुए जा रहे हो। ठीक है, आपने जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हो, तो वो जब ज़्यादा कमा रहे हो तो इसका मतलब हुआ लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है ना अमाउंट आपकी, वो डेट की बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन एक लेवल के ऊपर एक्स के एक्सेस के सामने आके आप कम से कम जो है ना वो कॉस्ट पड़ रही है, यानी नीचे की तरफ सबसे कम से कम जो लाइन है ना वो आपकी आ गई। ठीक है,
तो ये डेट और इक्विटी दोनों को बता रहे हैं कि उनकी जो दोनों की कॉस्ट है ना, जो डेट देना है आपने डिविडेंड और इंटरेस्ट, तो वो कम से कम देना है। और यहाँ पे आके प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा आपका इस लाइन के डॉटेड के ऊपर एक्स पे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अब हद राइट तरफ आप जाते हो, यानी लिवरेज बढ़ाते हो, यानी डेट बढ़ाते हो, तो फिर एक हालत आती है कि जहाँ पे अब तुम्हारी वो जो हालत कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो अब वो डिविडेंड शेयर होल्डर चुप होकर नहीं बैठेंगे। अब उनको आपने डिविडेंड ज़्यादा देना है, वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, उनका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो आपका डेट वाले बंदे हैं ना, उनको फिक्स कॉस्ट देना है आपने, वो कॉस्ट तो देनी ही देनी है। तो इस तरह से दोनों तरफ ये जो कॉस्ट देनी है ना, एक डिविडेंड और एक उसके ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर बजाय प्रॉफिट के आप जो है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, और वो जो पट्टी है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात है। अब वो कहता है कि ओ यानी ओवरऑल कॉस्ट जो है ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस ये इज़ है द कॉस्ट होती है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फिल्म। जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, उसी को आप देखते हुए आप वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है ना उसको डिटरमाइन करोगे। अब जो वैल्यू ऑफ फिल्म है, उस एक्सेस के ऊपर जो ब्लू कलर का जो डॉटेड पे आ रहा था ना के ओ, वहाँ पे कम से कम थी, तो वो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का लेवल था, यानी जहाँ पे वैल्यू ऑफ द फिल्म मैक्सिमम और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम से कम थी आपकी। तो इनिशियली वो कहता है, इब्तदाई तौर पे जो ग्राफ होता है ना, गोज़ डाउन, वो नीचे की तरफ आता है अनटिल इट रीच टू दी पॉइंट एक्स, यहाँ तक कि वो एक्स तक पहुँच जाता है। वी कैन सी, हम देख सकते हैं, एज द गियरिंग यानी लिवरेज जो है ना वो इंक्रीज़ कर रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो कम से कम हो रहा था। ठीक है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे एक्स पे आके वो मिनिमम हो गया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्या कहलाता है ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब वो कहते हैं इनिशियली, ये अब इब्तदाई तौर पे द ओवरऑल कॉस्ट होती है ना वो गोज़ डाउन, जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो नीचे की तरफ आ रही थी। पता है ना आप लोगों को, के ओ था दरमियान वाली पट्टी, वो शुरू में नीचे की तरफ आ रही थी। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस। अब ये इस वजह से था कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेट था ना वो कम था आपका। ठीक है, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आ रही थी, और जो आपकी ओवरऑल जो थी ना वैल्यू वो बढ़ रही थी, इंक्रीज इन द फाइनेंशियल लिवरेज में इजाफा हो रहा था। अब वो कहता है लेटर बाद के अंदर जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो गोज़ अप, ऊपर जाना शुरू हो जाती है, यानी एक्स के बाद फिर वो ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया था। तो यहाँ पे वो रिक्वायर्ड रेट होता है ना रिटर्न, वो इंक्रीज़ हो जाता है विद सच अ प्रोपोर्शन, इस पोर्शन के साथ कि ओवरऑल जो आपको कॉस्ट पड़ रही होती है ना, फिर वो आपके लिवरेज के इंक्रीज़ होने से ज़्यादा हो जाती है, यानी आपको कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा होता। एट दी पॉइंट, अब उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपकी कॉस्ट कम से कम थी ना, एक्स के ऊपर जो ब्लू रंग की डॉटेड लाइन जहाँ पे जाके टच कर रही थी, वो मिनिमम थी, और जो वैल्यू ऑफ द फिल्म वो मैक्सिमम थी। इस लेवल को जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द के ओ आर, या फिर जहाँ पे आपकी वैक जो है ना वो पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फिल्म होती है ना, वो आपका ये कहलाता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो थ्योरी थी ना वो वाली तो ख़त्म होगी, ऊपर वाली उसने कहा कि ठीक है लिवरेज को एक हद तक इस्तेमाल करो बेहतर है, उससे ज़्यादा करोगे तो नुकसान है, ये बात ख़त्म होगी। और वो कह रहा था कि वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें अगर तब्दीली करते हो तो उसके ऊपर असर पड़ता है, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना उसको तब्दील करता है। ठीक है, तो ये बात की थी भाई ट्रेडिशनल थ्योरी ने, जो कि रेलेवेंस टू दी लिवरेज थी, फाइनेंशियल लिवरेज को तब्दील करने से आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील हो रही थी, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है वो उसकी सूरत पैदा हो जाती है, वो कहते हैं लिवरेज के चेंज करने से। अब आगे हमारे पास इररेलेवेंस थ्योरी, दोनों की दोनों इररेलेवेंस है, जो कि जो रिजेक्ट करती है इस बात को जो ऊपर हमने ट्रेडिशनल थ्योरी में बात की थी। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई असर नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, लिवरेज कम करो ज़्यादा करो, वो ये कह रहे थे कि जितना लिवरेज बढ़ाओगे, एक तरफ तो लिवरेज से प्रॉफिट आएगा, दूसरी तरफ डिविडेंड का शेयर होल्डर इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो ओवरऑल जो है ना पैसे का आना और जाना वो इक्वली रहेगा, आप ज़ीरो पॉइंट पे खड़े रहोगे। वो कहता है इस चीज़ पे आपकी डिपेंड नहीं करती। ये कह रही थी दोनों थ्योरियाँ। यानी कि ये इररेलेवेंस थी, मिलर मिलर एंड मोडिग्लानी भी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी भी। और इन्होंने किस चीज़ पे कहा कि आपका फ़र्क पड़ेगा, तो वो भी बताता हूँ। वो कहता है अपोजिट है ये थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी के। अब ये थ्योरी क्या कहती है, वो कहता है द थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फिल्म। वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई असर नहीं होता मेरे भाई वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर। वो ये कह रही थी क्योंकि इररेलेवेंस है ना, ये तो सपोर्ट नहीं करते वैल्यू ऑफ द फिल्म के तब्दीली को लिवरेज के बढ़ने कम होने से। वो कहता है ओवरऑल कॉस्ट जो होती है ना कैपिटल की, वो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। आप कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील कर लो, आपकी ओवरऑल कॉस्ट तब्दील नहीं होती। वो कहता है एक ही जैसी रहेगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जो है ना, यानी डेट और इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो तब्दील नहीं होती विद द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ने से या कम होने से या उसकी तब्दीली से। कैपिटल स्ट्रक्चर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फिल्म, फिल्म की वैल्यू के ऊपर कोई तब्दीली असर नहीं रखता। वो कहता देयर इज़ नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कहता है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर की सूरत पैदा हो ही नहीं सकती, बात ख़त्म कर दी उसने।
क्या कहता है, देयर इज़ नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की सूरत पैदा नहीं हो सकती, कोई नहीं है। अक्र नहीं करता ये वाला जो बात आपने की है, जो ऊपर वाले ने की थी उसके अपोजिट थी ये। वो कहता है वैल्यू ऑफ द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अर्निंग। अब इसने क्या कहा, नेट ऑपरेटिंग, ये देखो ना क्या लिखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग क्या होता है, क्या एक्सपेंस वगैरह को निकालने के बाद जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट बच जाती है प्रॉफिट की, अर्निंग पावर जो होती है आपकी, उसके ऊपर वो कह रहा था कि डिपेंड करती है आपकी सारी की सारी बातें। उसने कहा था लिवरेज पे डिपेंड करती है। इसने कहा था आपकी जो असल जो वैल्यू ऑफ द फिर्म है ना, जो वैल्यू ऑफ द फिर्म है वो बेस कर रही है आपकी अर्निंग के ऊपर। आप अर्न कितना कर रहे हो, ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो फिर जो है ना वो आपकी वैल्यू बढ़ेगी फिर्म की। कम अर्न कर रहे हो तो नहीं बढ़ेगी, फिर वो कहता है इसका असर नहीं होगा। तो सारी की सारी इसने कहा कि ये डिपेंड ऑन अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी, नॉट ऑन द लिवरेज। तो ये बात की थी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ने। अब आ गया जी हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, उसका टॉपिक नंबर 2। इसके एजप्शन क्या थे, इसने क्या बातें की थी, कौन से मफरूज़े रखे। इसने कहा था कि मार्केट जो कैपिटलाइज दी वैल्यू ऑफ द फिर्म एज अ होल। वो कहता है जो मार्केट होती है ना वो कैपिटलाइज करती है। वो कहता है मार्केट जो है ना उसके ऊपर आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, मार्केट वैल्यू के ऊपर जो पूरी चल रही होती है उसके ऊपर, ना कि आप जो है वो अपनी तरफ से लिवरेज को बढ़ा के, वो कह रहा था कि कम करके आप अपनी मर्ज़ी का प्रॉफिट वगैरह रख के बैठे हो और आप कह रहे हो कि बस मैं अब कंपनी इस तरह। तो वो कहता है फिर हर कंपनी ही अपना डेट को बढ़ा के जो है वो प्रॉफिट को लेके जा रही होती, अगर ऐसा होता। तो इस तरह वो कहता है मार्केट जो कैपिटलाइज होता है ना, आपका मार्केट के अंदर जो कैपिटल स्ट्रक्चर बना होता है कि आपने इतना डेट इस्तेमाल करना है, इतनी जो है वो इक्विटी की परसेंटेज इस्तेमाल करनी है, तो वो एज अ होल आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। अब दूसरे नंबर पे उसने क्या फ़र्ज़ किया कि द बिज़नेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी मिक्स। अब लो ये बात नहीं कर दी। अब इसने भी ये मफरूज़े जो रखे हैं वो भी नमूने रखे हैं। वो कहता है बिज़नेस जो है ना रिस्क का वो कांस्टेंट रहेगा हर लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी के ऊपर। वो कहता है जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लो डेट को, जितना मर्ज़ी आप इक्विटी बढ़ा लो, आपकी जो रिस्क है ना बिज़नेस का, वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे आँधी आए, बारिश आए, तूफ़ान आए, अल्लाह ना करे इस तरह कोई और आफ़त आ जाए, तो वो कहते हैं इस तरह के रिस्क आपके बिज़नेस पे कोई असर नहीं करेंगे। आपके बारिश आ गई, सैलाब आ गया, आपका बिज़नेस खड़ा चल रहा है, पूरे पानी में छतों तक पानी चला गया, फिर भी आप ये तसव्वुर करो कि आपका बिज़नेस चल रहा है और आपका प्रॉफ़िट हो रहा है। तो इस तरह की ढोंगियाँ जो है ना, बोंगियाँ, वो ये थ्योरियाँ जो हैं वो उनके अंदर रखी गई मफ़रूज़ों के तौर पे, जो कि मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो हमने इन थ्योरियों को जो है वो पढ़ना तो है ना, सिलेबस का हिस्सा है अब। हम इस तरह की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बात करते हैं तो लोग हमें कहते हैं पागल है ये, कोई मेंटल है। और इन लोगों ने इतनी-इतनी बड़ी बातें की हुई है, हम उनको मेंटल कहने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि वो मर गए हैं अब। और जो बिज़नेस रिस्क होता है ना वो कहता है रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स करने पे जितना मर्ज़ी कर लो आप इसके मिक्स को, आपका बिज़नेस रिस्क रिमेन कांस्टेंट रहेगा। आपने ये फ़र्ज़ कर लेना है। वो अब ये भी वो क्या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वो लिख देते हैं ना, आपने ये फ़र्ज़ कर लेना है कि आपने 20 दिन रोटी नहीं खानी। कुछ भी नहीं करना, बस ज़िंदा हैं आप, बस वो। और ये लिखा होता ना इधर तो वो मान लिया जाता बस, क्योंकि वो साइंसदान जो हो गए ना, और हम जो है वहाँ बंदे हैं, हम जो बात करते हैं तो हमें लोग कहेंगे बेवकूफ़ है। चलो फिर भी हम मान लेते हैं। उसके बाद वो कहता है थर्ड पे कि नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। वही बात जो पहले वाली थ्योरी में थी। ओवरऑल इन्होंने यही कहना है कि भाई कोई दुनिया में आप रहते ही नहीं है, टैक्स वगैरह आपने कुछ भी नहीं देना। ठीक है? देयर आर फिर तो हम वो जो है ये साबुन पे लगा हुआ है, इनकी वजह से हम सर फाड़ देते लोग आके हमारा, अगर हमें ये बात कर दी जाती कि टैक्स देना ही नहीं आपने और आपसे लिया जा रहा हो। तो ये बात है भाई, देयर आर नो टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस। आप ये तसव्वुर करते हो इस थ्योरी को मानने के लिए कि कोई टैक्स की दुनिया में नहीं रहते आप। रिस्क जो हमेशा एक जैसा रहेगा और जो ओवरऑल आपकी जो कैपिटल होता है ना वो आपकी मार्केट की वैल्यू के अंदर जो है वो डिपेंड करता है। अब आ गया जी आर्गूमेंट दिया इसने नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी वाले भाई ने। क्या दिया आर्गूमेंट कि जो वैल्यू है ना आपकी फ़र्म की, उसको आप एक गोल दायरे या गेंद की सूरत में ना तसव्वुर कर लो कि वो एक गोल तरह की ना कोई चीज़ है। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो थ्योरी थी ना एनओआई, वो कहती है कि इट डज़ नॉट मैटर। ये बात वो कहता है कि ताल्लुक़ नहीं रखती इस बात से कि दैट इन हाउ मैनी पीसेज़ यू कट अ पाई। आप इस पाई को, ये वैल्यू ऑफ़ द पाई है ना, ये जो पहले पाई की वैल्यू है वो रिमेन द सेम, ये सेम रहेगी। वो कहता है इस गोल दायरे को आप तसव्वुर कर लो कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी ये डेट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और ये इक्विटी से मिलकर बना हुआ। वो कहते हैं इस टुकड़े को जितने मर्जी हिस्सों में आप बांट दो, जब इसको इकट्ठा करोगे ना आप लोग, तो आपकी ओवरऑल जो टोटल जो तब्दीली होगी ना वो इसके अंदर ज़ीरो रहेगी। यानी ये कह लो कि जितने मर्जी टुकड़ों में बांट दो, जब टोटल मजमुआ करोगे ना सेम रहेगा सारी की सारी वैल्यूज़ का। ठीक है? वो कहता हाउ मैनी पीसेज
यू कट अ पाई, इस पाई को यानी इसको पाई को ना दरअसल आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की नज़र से देखना है कि वो है आपका, ठीक है। जब आप सम अप करोगे ना टोटल वैल्यू वेल दी सेम, ये सेम रहेगी। इस तरह कर लो, 3 टुकड़े कर लो, 4 कर लो, तो टोटल जो है वो सेम रहेगी। अरे द फेम, फिल्म जो फिल्म होती है ना, इज़ है एक पाई है, एंड डेट एंड इक्विटी आर पोर्शन, और जो डेट एंड इक्विटी जो है ना वो इसका क्या है, एक टुकड़ा है, हिस्सा है, यानी स्लाइसिस है। तो वो कहता है द पोर्शन विल चेंज, अगर पोर्शन तब्दील होता है परसेंटेज के हिसाब से, इज़ वेरिड, वो तब्दील हो सकता है, लेकिन उसका जो सम होगा ना मजमूआ, वो हमेशा सेम रहेगा। वो कहता है वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है ना इज़ अफेक्टेड बाय प्रॉफिट नॉट द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी थी ना, इसने ये बात की कि दरअसल जो आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म होती है ना भाई, वो आपके प्रॉफिट से तब्दील होती है, ना कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के तब्दील करने से। वो कहता है बिकॉज, क्योंकि इट ओनली चेंज दी पोर्शन डज नॉट द वैल्यू, क्योंकि ये जो है ना वो आपकी पोर्शन को तब्दील करता है, वैल्यू को तब्दील नहीं करता। समझ आ रही है? मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने डेट को इस्तेमाल कर लिया बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रहे आप, तो उस डेट के इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा। वो कह रहा है दरअसल आप जब प्रॉफिट कमा रहे होंगे ना, तो उस चीज़ का डिपेंड करता है आपका जो वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील फिर होती है। ये वो बात कर रहा था, यानी अर्निंग पावर अगर आपकी बढ़ रही है, तब जाके आप जो ये कह सकते हो कि आपका जो है वो प्रोपोर्शन जो है ना वो आपका, वो कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इट ओनली चेंजेस दी प्रोपोर्शन, इससे प्रोपोर्शन तब्दील होती है, इट डज़ नॉट ऐड वैल्यू, इससे वैल्यू में तब्दीली नहीं होती। टू इंक्रीज़, या वो नहीं बढ़ाती। टू इंक्रीज़ वैल्यू, अगर वैल्यू हम बढ़ा दें, तो वी नीड टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम 100 से 110। अगर हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ी है, तो इसके लिए हमें ये ज़रूरत होगी कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारा प्रॉफिट 100 से 110 हो गया है, तो 100 ऑन विच एड्स द वैल्यू, तो इसके ऊपर जाके आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी और आप कहोगे कि वैल्यू ऑफ द फिल्म बढ़ गई है। वो ये बात कर रहा था कि प्रॉफिट बढ़ने से वैल्यू ऑफ द फिल्म तब्दील होती है, ना कि डेट या इक्विटी के कम या ज़्यादा करने से। अब वो कहता है नो मैटर इन हाउ मेनी पीसेज द पाई इज़ कट। अब ये बात वो कहता है मैटर नहीं करती कि आप पाई को कितने टुकड़ों में काटते हो, टोटल जो वैल्यू होगी ना वो डज नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होती। एक तरफ वो कह रहा था डेट बढ़ाओगे प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरी तरफ जो है वो शेयर होल्डर अपना इक्विटी जो है वो डिविडेंड जो है वो बढ़ा के बैठे होंगे। तो एक तरफ से प्रॉफिट ले रहे हो, दूसरी तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल जो आपके आने और जाने की जो सलाहियत है डेट और इक्विटी की, वो बराबर रहेगी। तो 30% डेट है, इसका मतलब है 70% जो है वो इक्विटी है, तो टोटल 100% हुआ आपका जो मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो तब्दील नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर आप 30% ये कर दो, 70 वो कर दो, तो भी आपका 100% ही रहेगा, क्योंकि वो कहता है और ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील नहीं होता, पाई की वैल्यू एक जैसी रहती है। अब ये तीसरा टॉपिक जो है ना वो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का वो पढ़ते हैं। उसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स थे जो दिए गए। वो कहता है कि इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज, वो कहते हैं जो लिवरेज है ना आपका, यानी डेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना या कम, वो कहता है लिवरेज ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी है ना उसकी कॉस्ट के ऊपर कहता है इम्पैक्ट करता है। यानी इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज, लिवरेज का जो इम्पैक्ट है ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट के ऊपर। यानी जो इक्विटी से मुराद है जो मतलब आप लोगों ने ना शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना होता है वो कहते हैं दरअसल जो लीवरेज का जो ताल्लुक है ना, लीवरेज जो है उसको अगर आप कम ज़्यादा करते हो, तो वो तो आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करती है। भाई कॉस्ट ऑफ लीवरेज ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना आप लोग, लीवरेज बढ़ाओगे, लीवरेज बढ़ेगा, तो उससे आपका जो डिविडेंड का जो शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो भी बढ़ेगा। तो ये वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि बोथ थ्योरी आर सम वट सिमिलर इन दिस आर्गूमेंट। हाँ, ये जो ऊपर वाली बात की है ना उसने, इसके अंदर आके थोड़ी सी जो थ्योरी आपस में मिली हैं कि भाई एक हद तक तो आप लोग वो जैसे जैसे कह रहा था ना ऊपर वाली थ्योरी वाला, यानी कि ट्रेडिशनल वाला, कि एक हद तक तो आप इस्तेमाल करो फ़ायदा है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर जाके आपका जो है वो जो है वो डिविडेंड जो अपना शेयर होल्डर जो है वो बढ़ा के बैठे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली पड़ रहा होगा लिवरेज बढ़ने से आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। तो यहाँ पे आके इस पॉइंट के ऊपर दोनों जो थ्योरी आपस में थोड़ी बहुत सुलह रहमी जो है वो आई। वो कहता है हाउ मच इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये बात ज़ाहिर हुई है कि वो जो इक्विटी बढ़ाएंगे डिविडेंड वाले बंदे, ठीक है, यानी शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड बढ़ाएंगे, यानी इक्विटी बढ़ेगी कॉस्ट, तो वो कितना बढ़ सकती है। वो कहता है हेयर द डिफरेंस एग्जिस्ट। यहाँ पे आके थोड़ी सी बात जो है वो तजाद में आई। वो कहता है नो नेट प्रॉफिट इनकम नेट ऑपरेटिंग। अच्छा जी, अब ना थोड़ा सा मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी वजह से ना पीछे मस्जिद में थोड़ा हमारे जो है ना वो ख़त्म शरीफ चल रही है किसी की, ठीक, कुल शरीफ, उसकी वजह से शोर हो रहा होगा तो मैं माजरत खाऊँ। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है ना वो अप्रोच करती है, वो स्टेट करती है दैट के यस, हाँ,
जब आप लिवरेज बढ़ाया जाता है तो दिस ये रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना वो बढ़ जाता है ऑफ द शेयर होल्डर का। और या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या आप ये कह लो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो बढ़ जाती है। बट लेकिन दिस इंक्रीज इज़ एग्जैक्टली द सेम विच कीप्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल द सेम। लेकिन ये जो बढ़ना है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह बढ़ता है जिस तरह आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो बढ़ती है। अच्छा, फिर वो क्या कह रहा था कि नो नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। वो कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये स्टेट बयान करती है दैट कि यस हाँ, व्हेन द लिवरेज इज इंक्रीज, जब आप लिवरेज बढ़ाते हो यानी डेट की अमाउंट बढ़ाते हो, दिस रिजल्ट इनटू इंक्रीज, ये बढ़ने का सबब बनता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ाने का सबब बनता है। और या यूँ कह लो कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो बढ़ जाती है। लेकिन दिस इंक्रीज इज़ एग्जैक्टली द सेम, ये जो तब्दीली है ना वो बिल्कुल उसी तरह होती है विच कीप्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल द सेम, कि ओवरऑल जो कॉस्ट होती है ना वो डेट की वो सेम रहती है। वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसके ऊपर जो रेट ऑफ चेंज जो है यानी डिविडेंड देना है वो किस तरह तब्दील होगा। हाउ टू डिसाइड दैट हाउ मच रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ इंक्रीज बाय शेयर होल्डर। अब ये बात वो कहता है किस तरह से आप डिसाइड करोगे कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना शेयर होल्डर का वो तब्दील होता है। दिस इज़ रिलेटेड टू बिहेवियरल फाइनेंस और बिहेवियरल आस्पेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर के बिहेवियरल जो फाइनेंशियल बिहेवियर होता है ना, पैसे के लिहाज से जो बिहेवियर होता है, यानी कि उनका वो कहते हैं प्रॉफिट बढ़े भाई हमारा, हमें डिविडेंड ज़्यादा दो, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सो मैनी अदर एस्पेक्ट, बहुत सारे दूसरे भी जो एस्पेक्ट मौजूद हैं दैट जो कि अफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। पॉलिटिकल होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर मौजूद हैं। वो कहते हैं इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द फिल्म, जो वैल्यू ऑफ द फिल्म है ना उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी इम्पैक्ट करता है और वैल्यू ऑफ द फिल्म के ऊपर भी जो है वो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब आगे देखते हैं जी हम, अब आगे आखिरी थ्योरी जो कि आर्बिट्रेज थ्योरी या मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी, ये भी इरेलीवेंस है, यानी कि ये जो है वो लिवरेज के ज़्यादा होने से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस चीज़ को ये भी सपोर्ट नहीं करती, इरेलीवेंस थ्योरी है। वो कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इरेलीवेंट, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना आपका वो इरेलीवेंट है, किस लिहाज से, वैल्यू ऑफ द फिल्म, यानी वैल्यू ऑफ द फिल्म जो है वो तब्दील नहीं होती कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील करने से, ये इरेलीवेंट है। अब क्या कहा उसने इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप इरेलीवेंस थ्योरी जो है ना, यानी जो यहाँ पे गलत लिखा है सुनिए, यहाँ पे ना रेलेवेंट लिखना चाहिए। इफ़ अगर रेलेवेंस थ्योरी यानी जो ट्रेडिशनल थ्योरी है, यहाँ पे गलत है, थोड़ा तब्दील कर लेना। इफ़ अगर रेलेवेंस थ्योरी यानी ट्रेडिशनल थ्योरी इज़ है, एक्सेप्ट कर ली जाए, तो आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस, तो इस तरह तो आर्बिट्रेज पैदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं एक कंपनी है, वो अपना प्रॉफिट खुद कैसे बढ़ा सकती है, कि वो डेट की अमाउंट तब्दील करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेती है। तो इस तरह तो हर कंपनी ही फिर अपना प्रॉफिट बढ़ा के बैठी हो। हर शेयर होल्डर ये कोशिश करेगा कि मैं उस कंपनी में से निकलूँ और वहाँ जाऊँ जहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले और मुझे इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़े। तो वो कहते हैं इस तरह की सूरत पैदा हो जाएगी, लोग एक चीज़ को छोड़ के दूसरी की तरफ आने लग जाएंगे। इस चीज़ को जो है वो आर्बिट्रेज थ्योरी का नाम दिया गया। तो ये वाली थ्योरी वो कह रहे थे पैदा हो जाएगी, ये मिलर एंड मोडिग्लानी ने कहा था। आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस, वगैरह द सिमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट। तो इस तरह से तो ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि अचानक से लोग बाई और सेल करेंगे एसेट को इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस, फ़ायदा हासिल करने के लिए, ऑफ डिफरिंग प्राइस ऑफ द सेम एसेट, कि एक ही सेम एसेट जो है उसकी प्राइस जो है वो मुख्तलिफ कैसे हो सकती है। तो फिर तो लोग जो महंगे वाले शेयर होल्डर जो बैठे हैं वो अपनी शेयर को बेच के सस्ती कंपनी वाले शेयर जो होते हैं, यानी थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिट और कम जो प्राइस वाले शेयर हैं उनको ख़रीदना शुरू कर देंगे एसेट को। तो ये तो सूरत पैदा हो जाएगी। वो कहने लगे, इसको आर्बिट्रेज का नाम दिया मिलर एंड मोडिग्लानी ने। अच्छा जी, फिर मिलर एंड मोडिग्लानी के ना कुछ आर्गूमेंट थे। वो कहता है दे सेड, उन्होंने कहा दैट के रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड का रेलेवेंस होने का मतलब है कि दैट के दो फिल्म जो है ना आर सेम, एक जैसी हैं इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, हर लिहाज से, अदर देन द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट आर डिफरेंट वैल्यू इन द मार्केट। अब उसने ये बात की सादा लफ्ज़ों में, मिलर एंड मोडिग्लानी ने कहा कि भाई एक दो कंपनी है, वो हर लिहाज से सेम है, आइडेंटिकल है, हर चीज़ उनकी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सिवाय
कैपिटल स्ट्रक्चर की। वो कहता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आप कैसे कह सकते हो कि मैं हर चीज़ एक कंपनी बिल्कुल दोनों एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं, लेकिन उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अगर तब्दील करके आप प्रॉफ़िट बढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब बाकी चीज़ें सारी भाड़ में गई। तो ये वो बात कर रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना वो कैन नॉट हैव डिफरेंट प्राइस इन द मार्केट और डिफरेंट वैल्यू इन द मार्केट। तो वो कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से फिर एक दूसरे का मुख्तलिफ हो के आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। फिर आर सेम इन एवरी कॉन्टेक्स्ट अदर दैन द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि एक फिल्म की हर चीज़ सेम है लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील है, तो वो जो है वो दूसरी मार्केट से जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट वैल्यू जो है वो अर्न करेगी या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है, वो कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता तो देन इट विल रिजल्ट इन आर्बिट्रेज। अगर ऐसा हो गया तो वो कहता फिर तो आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी कि दो सेम कंपनी है, एक के अंदर डिविडेंड को ज़्यादा मतलब शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड दे दिया जा रहा है और उसकी जो एसेट है उसकी प्राइस भी कम है। एक के अंदर डिविडेंड भी कम मिल रहा है, प्राइस भी ज़्यादा है एसेट की, तो लोग भाड़ में जाएंगे, वो महंगी वाली कंपनी में जाके बैठेंगे, वो तो कहेंगे भाई बेचो इसको, वहाँ से बेच के वो तो सस्ती वाली में आ जाएंगे। जब हर चीज़ ही सेम है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, एसेट की प्राइस भी कम है, तो वो तो उधर आ जाएँगे। तो इस तरह की सूरत पैदा हो जाएगी आर्बिट्रेज की। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इसने कहा कि नहीं भई, ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील करके बाकी सारे हालात सेम हो तो आप प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लोगे। ये बात ठीक नहीं है, वो कह रहा है। वो कहता है देन फिर इट विल टेक्स्ट इन आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी, वरना फिर इन्वेस्टर बिहेव रेशनली। इन्वेस्टर जो होते हैं ना, यानी कि जो शेयर होल्डर इक्विटी जो होता है, वो रेशनली बिहेव करते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़ा दिया जाए। वो तो दो सेम एसेट, वो कहता है। अब इसने क्या बात की कि दो सेम एसेट हों, यानी दो सेम स्टॉक है आपके पास, ठीक है, एक कंपनी है, उसके अंदर भी एक चीज़ स्टॉक मौजूद है, दूसरी के अंदर भी मौजूद है। वो कहता है कैन नॉट हैव डिफरेंट प्राइस, उनकी कीमत जो है वो मुख्तलिफ नहीं हो सकती। अदरवाइज़ क्या होगा, आर्बिट्रेज विल टेक प्लेस, आर्बिट्रेज पैदा हो जाएगा। द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फिल्म, एक आइडेंटिकल फिल्म की जो प्राइस होती है ना, यानी ऐसी फिल्म जिसकी हर चीज़ सेम हो, माँ सिवाय कैपिटल स्ट्रक्चर के, तो वो कहता है स्टॉक कैन नॉट बी डिफरेंट। तो आप ये नहीं कहोगे कि उसकी स्टॉक जो है वो डिफरेंट है। यार हर चीज़ सेम है, सिर्फ और सिर्फ आप कैपिटल स्ट्रक्चर तब्दील करने से कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, ये बात कर रहा है वो। तो वो कहता है कि स्टॉक कैन नॉट बी डिफरेंट, तो ऐसी कंपनियों का स्टॉक भी आप सेम ही तस्वर करोगे। अब वो कहता है आर्बिट्रेज थ्योरी, मिलर एंड मोडी गिलानी की ना, हाउ टू गेट इन आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज वो कैसे पैदा हो सकता है। देखो, ये दो बंदों ने दिया था, एक का नाम था फ्रैंको मोडिगिलानी और एक था मेट्रोइड मिलर। अब पर्सनल लिवरेज जो है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पे पैदा हो सकता है। आप पर्सनल लिवरेज, अगर वो कहते हैं ये वाली ऊपर वाली जो बातें थी ना लिवरेज वाली, अगर वो एक कंपनी अपना लिवरेज बना के बैठी है, अपना प्रॉफिट तब्दील कर सकती है, फिर तो ये कह रहे थे कि फिर तो पर्सनल लिवरेज भी बंदा बना सकता है। बंदा अपना लिवरेज बना के बैठा हो, फिर तो ये भी सूरत पैदा हो सकती है, वो कह रहे थे। अब ये क्या कह रहे थे पर्सनल लिवरेज में, कि इफ़ अगर वन कंपनी वैल्यू इन द मार्केट इज़ मोर, अगर मार्केट के अंदर एक वैल्यू की कंपनी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है दूसरी कंपनियों की निस्बत, तो इन्वेस्टर जो है ना वो शिफ्ट कर जाएगा एक्सपेंसिव यानी महंगी वाली कंपनी से सस्ती वाली कंपनी की तरफ, और इस तरह से वो कुछ मनी जो है वो सेव कर लेगा। यानी वही आर्बिट्रेज वाली थ्योरी पैदा होगी ना। यानी एक बंदा जो है वो भी, अगर वो कंपनी अगर अपना लीवरेज पैदा कर सकती है, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है डेट से, तो इस तरह अगर एक कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है, उसकी वैल्यू कम है, एक की ज़्यादा है, तो अगर वो वैल्यू जो है ना वो जिसकी कम है, वहाँ से निकल के ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी यानी जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, उस तरफ बंदे आने शुरू हो जाएंगे। बंदा आ सकता है फिर तो हर बंदा अपना पर्सनल लीवरेज बना के बैठा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्टर जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा महंगी वाली कंपनी से सस्ती वाली कंपनी की तरफ, फिर इस तरह से उसके पैसे जो है वो बच जाएंगे। यानी एक कंपनी जो है ना उसके अंदर उसके शेयर की प्राइस जो है वो 30 रुपये है, एक के अंदर उसकी शेयर की प्राइस जो है ना वो मतलब कि ना वो चल रही है सेम शेयर की वो 20 रुपये। तो वो तो 10 वाली जो प्राइस की है, मतलब उसको 10 वाली में बेचेगा, 10 रुपये प्रॉफिट लेगा, यहाँ से जाके 20 वाली में वही ले लेगा शेयर सेम टू सेम, तो 10 रुपये की सेविंग हो जाएगी। तो ये बात है। वो कहते हैं द डिस्कशन हेयर इज़ दैट इफ़ अगर, हाँ वो कहते हैं डिस्कशन हेयर इज़ दैट इफ़ अगर यू आर मूविंग फ्रॉम वन फिल्म टू द अदर, इस तरह अगर आप एक कंपनी से दूसरी में चले जाते हो फिल्म से, तो दैट अदर तो वुड आल्सो हैव सम लीवरेज, तो इस तरह आप अपने लिए भी एक लीवरेज पैदा कर सकते हो, प्रॉफिट पैदा कर सकते हो। एंड और इफ़ अगर यू आर सेलिंग स्टॉक टू गेट इनटू आर्बिट्रेज, और अगर आप जो है वो आर्बिट्रेज मतलब इफ़ अगर यू आर सेलिंग, अगर आप सेल कर रहे हो स्टॉक को इस तरह से फ़ायदा हासिल करने के लिए, तो आप लोग दरअसल आर्बिट्रेज जो है ना वो पैदा हो रहा है। तो योर स्टॉक वैल्यू विल नॉट बी द सेम, तो आपकी जो स्टॉक की वैल्यू होगी ना वो एक जैसे नहीं रहेगी एज अदर कंपनी
दूसरी कंपनियों की निस्बत बिकॉज़ ऑफ द लिवरेज की वजह से। तो मिलर एंड मोडिग्लानी ने यह बात की दैट के पर्सनल लिवरेज जो होता है ना, वो पॉसिबल है फिर इंडिविजुअल कैन आल्सो टेक लोन एंड इन्वेस्ट इट। तो इस तरह तो फिर हर बंदा ही अपना पैसा लोन लेगा और सस्ती कंपनी में जाके अपने जो शेयर खरीदेगा। उधर जाएगा तो उधर वो अगर ज़्यादा प्रॉफ़िट दे रहे हैं तो वो उधर मज़े करेगा। तो इस तरह तो फिर हर बंदा ही पर्सनल लिवरेज जो है वो बना के बैठा होगा। दूसरा पॉइंट था कि कॉस्ट ऑफ डेट इज़ सेम फॉर द फिर्म एंड इंडिविजुअल। अब वो कहते हैं इस तरह से अगर कंपनी जो है ना, उसकी कॉस्ट अगर आप कह रहे थे कि वो सेम रहेगी, ठीक है, तो इस तरह तो फिर हर बंदे के लिए, हर फिर्म के लिए जो है वो पर्सनल लिवरेज के अंदर उसकी कॉस्ट भी सेम ही रहनी चाहिए। इंडिविजुअल और फिर्म दोनों के लिए कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना वो सेम रहेगी। तो इन्वेस्टर जो है ना वो शिफ्ट कर जाएगा टू द अदर फिर्म, दूसरी फिर्म के अंदर विद सेम रिटर्न एंड वैल्यू येट सेम सम मनी। तो इस तरह से वो महंगी कंपनी में से निकल के सस्ती कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उसको पैसे की बचत हो जाएगी। क्योंकि महंगी कंपनी में वो आपका अपना जो शेयर है फॉर एग्जांपल 50 का है, सस्ती में 20 का बिक रहा है, तो वो 50 वाले को 50 में बेच के 30 रुपये पॉकेट में डालेगा, 20 रुपये का जाके दूसरी में ले लेगा। उसको प्रॉफिट भी वहाँ से ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो लिवरेज की तौर पे काम कर रही है, लिवरेज बढ़ा रही है, तो वो प्रॉफिट भी ज़्यादा डिविडेंड को दे रही होगी, डिविडेंड के तौर पे दे रही होगी। तो ये बात है। अब आर्गूमेंट आ गए कुछ कि परसेंटेज होल्डिंग विल नॉट चेंज। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा मिलर एंड मोडिग्लानी ने कि जो परसेंटेज होती है ना, वो चेंज नहीं होती। इन्होंने ये बात की क्योंकि ये तो सपोर्ट नहीं कर रहे ना लिवरेज को। उन्होंने तो ऊपर वाली सारी बातें इसलिए बताई कि आप ना, अगर वो वाली हो सकती है तो फिर तो ये भी मुमकिन है। समझ आ रही है? तो फिर तो अगर आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी अगर वो वाली चीज़, अगर हम पॉसिबल मान लें जो ट्रेडिशनल थ्योरी ने कही थी, ये वो बात कर रहा है। अब उसने कहा कि आरबी जो परसेंटेज होल्डिंग है ना, विल नॉट चेंज। परसेंटेज होल्डिंग तब्दील नहीं होगी। इससे मुराद क्या है? इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है कि जो परसेंटेज है ना होल्डिंग, वो कैन चेंज, तब्दील हो सके। मिसाल के तौर पे अब इसने फ़र्ज़ तो ये किया था ना, आर्गूमेंट ये दिया कि परसेंटेज तब्दील नहीं होगी, लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि वो तब्दील हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी जो है ना वो 50% होल्डिंग है, ठीक है, इन अदर कंपनी इट इज़ 3% होल्डिंग, सो मैनी जो इन्फ्लुएंस, सो माई इन्फ्लुएंस इन द कंपनी डिक्रीज एंड हेंस परसेंटेज होल्डिंग डिक्रीज। अगर वो कहता है एक कंपनी के अंदर मेरी 5% होल्डिंग है, दूसरी के अंदर मेरी 3% होल्डिंग है, तो इससे तो ज़ाहिर हुआ कि मेरी जो होल्डिंग है ना वो तो कम हो रही है। ठीक है, और उसने क्या कहा था उन्होंने कि परसेंटेज होल्डिंग सेम रहेगी, तब्दील नहीं होती। रिजल्ट विल नॉट चेंज, वो कहता है रिजल्ट में भी कोई तब्दीली नहीं होती। ये वाले आर्गूमेंट जो दिए गए, रिजल्ट इन अदर फिर्म, दूसरी जो फिर्म होती है ना उनके अंदर जो रिजल्ट है हाई होगा, बट लेकिन वेन्स द कॉस्ट ऑफ डेट विल बी सब्ट्रैक्टेड, जब डेट की कॉस्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी और परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, तो इन आर्बिट्रेज के अंदर जो शिफ्टिंग फ्रॉम वन फिल्म टू अदर स्टिल गिव्स द इन्वेस्टर द सेम रेट ऑफ रिटर्न, बट लेकिन स्टिल गिव द इंसेंटिव, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या करें शिफ्ट, ये बस ना आप लोगों ने इसकी मफरूज़ी याद रखने हैं। दरमियान वाली एम ही फ़जूल है, बस पता होना चाहिए कि ये थ्योरी बता क्या रही थी, किस किस चीज़ को सपोर्ट कर रही थी और इनके कौन कौन से जो है वो अजप्शन थे। अब वो कहता है शिफ्ट वो कहता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट अगर करते हो तो रिटर्न विल नॉट चेंज, उससे आपकी रिटर्न में तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, वो कहता है कि जितना आप कमाओगे ना उतना ही आप जो है वो मतलब डिविडेंड के तौर पे अगर आप डेट को इस्तेमाल करके आप लिवरेज पैदा कर भी रहे हो ना, तो दूसरी तरफ जो है वो आप जो है वो रिटर्न दे दोगे उतना ही, तो आपका कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से, आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी। अगर एक तरफ आप कंपनी के अंदर ज़्यादा डेट लेके आ रहे हो, तो दूसरी तरफ जो है वो लोग अगर डिविडेंड को देखेंगे कि डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है कंपनी, तो लोग और ज़्यादा शेयर खरीदेंगे और ज़्यादा शेयर खरीदेंगे, तो कंपनी को पैसे तो आएँगे उससे, लेकिन डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से आर्बिट्रेज की सूरत के अंदर वो कहता है प्रॉफिट जो है ना वो नहीं हो सकता। और परसेंटेज होल्डिंग विल नॉट चेंज से मुराद ये है कि ये कह रही थी कि परसेंटेज होल्डिंग तब्दील नहीं होती, लेकिन होती है। वो कहता है एक कंपनी के अंदर बंदा 5% लेके बैठा था, दूसरी के अंदर आके वो 5% पे पहली वाली कंपनी में 100 रुपये ले रहा था ना डिविडेंड, और यहाँ पे आके वही बंदा 3% अगर होल्डिंग ले, लेकिन उसको प्रॉफिट फिर भी 100 रुपया ही मिल रहा हो क्योंकि वो ज़्यादा लिवरेज इस्तेमाल कर रही है, प्रॉफिट ज़्यादा दे रही है, तो वो कहते हैं इस तरह तो परसेंटेज चेंजिंग होल्डिंग जो है वो तब्दील हो रही है, और वो कह रही थी तब्दील होती नहीं। ये बात है। देयर विल बी कैश सेविंग, जब बंदा एक कंपनी से दूसरी में आएगा ना, लिवरेज की सूरत जब पैदा होती है तो वहाँ पे फिर लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, उससे पैसे की सेविंग होती है। दिस इज़ द रिटर्न, ये दरअसल रिटर्न होता है ड्यू टू आर्बिट्रेज की वजह से, विच इज़ कैश सेविंग, जिससे कैश सेव हो जाता है। अब आर्बिट्रेज मिलर एंड मिर्डू गिलानी के कुछ जनरल अजप्शन थे कि ये जो थ्योरी थी ना वो किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो सही साबित हो सकती थी।
नंबर एक, फ़िल्म कैन बी आइडेंटिकल। उसने कहा फ़िल्म जो है ना, ये आपने तसव्वुर करना है कि वो आइडेंटिकल है, यानी उसकी हर चीज़ सेम है, ए टू ज़ी कॉपी पेस्ट है। वो कहता है मीन आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट, हर लिहाज से वो सेम है, अदर दैन दी कैपिटल स्ट्रक्चर, माँ सिवाय कैपिटल स्ट्रक्चर की। यानी कि आप ये तसव्वुर करोगे कि 2 कंपनियाँ ना हर तरह से सेम है, लेकिन उनका कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ है ना, वो तब्दील हो सकता है, बस। और फिर वो कह रहा है कि हमारी वाली थ्योरी ये जो थी ना, जिसमें हमने कहा कि आपका एक तरफ पैसा जो है वो आप अगर डेट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रॉफ़िट कमा रहे हो, तो दूसरी तरफ डेट भी ज़्यादा दे रहे हो, कॉस्ट भी ज़्यादा दे रहे हो, तो इसकी वजह से आपका जो पैसे का प्रॉफ़िट है ना, वो डेट यानी कॉस्ट की सूरत में जा रहा है। तो एक तरफ जितने कमाए उतने ही दे देते हो, तो कंपनी एक ही लेवल पे खड़ी है, वो कह रहे थे। इसका कोई असर नहीं होता लीवरेज के ज़्यादा या कम करने से। वैल्यू ऑफ़ द फ़िल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त तब्दील होगी जब आपकी अर्निंग पावर जो है ना, वो तब्दील होगी, यानी प्रॉफ़िट आप बढ़ाओगे। ये कहा था उसने। उसके बाद इसका दूसरा असम्पशन था कि एक्सटर्नल फैक्टर डज़ नॉट अफ़ेक्ट। आप ये तसव्वुर कर लो कि आप लोग बारिश के अंदर भी आपका सारी कंपनी डूब गई है, तब भी आप ये मतलब कि तसव्वुर करोगे तो कोई बाहर वाला जो फैक्टर है ना, उसने आके असर नहीं किया। तो ये देख लो फ़िज़ूल बातें हैं इनके सारे असम्पशन। चलो आगे वाला देखते हैं कि नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। आपने तसव्वुर करना है कि कोई भी टैक्स जो है ना वो आपके ऊपर नहीं लग रहा, आप हवाई मखलूक में रह रहे हो। परफेक्ट मार्केट, वो कहता है कि इसकी जो पूरी की पूरी मिलर एंड मोडी गिलानी थी ना, इनकी पूरी की पूरी जो ये थ्योरी थी ना, वो परफेक्ट मार्केट होगी, होगी तो जाके आपका ये जो थ्योरी है वो सही साबित हो सकती है। परफेक्ट मार्केट क्या है? इसके अंदर भी बहुत सारे फजूल के जो है ना वो असम्पशन मौजूद हैं, जो कि मुमकिना तौर पे पाए नहीं जाते, लेकिन हमने इस थ्योरी के लिए उनको मानना है। तो वो कहता है परफेक्ट मार्केट होती है प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिकल। ये ऐसी होती है जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट सेम होती हैं, बाय करती हो, सेलिंग करते हो, तो ये रेशनली एक दूसरे के अंदर तब्दील होती हैं। नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, कोई भी बंदा जब मर्ज़ी आए जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ऐसी मार्केट कहलाती है परफेक्ट मार्केट। उसके बाद रेशनैलिटी जो है ना, वो पाया जाता है। रेशनैलिटी क्या है? कि एवरी इन्वेस्टर बिकम रेशनली, बिहेव रेशनली, कि हर बंदा जो है ना, वो ये तसव्वुर करेगा कि बस मैंने मुनाफ़ा ही कमाना है। वो मुनाफ़ा कमाने के लिए आया होता है, ये आपने तसव्वुर करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे वो कहता है कि आपने तसव्वुर करना है कि आपका जो रिस्क है ना, वो एक जैसा रहेगा सारों के लिए, ये तसव्वुर करना है। फिर वो आपने एक ये तसव्वुर करना है, ये फ़र्ज़ करना है कि तमाम तरह की जो आपकी अर्निंग है ना, वो आप डिविडेंड के तौर पे दे रहे हो, कंपनी में रख ही नहीं रहे। ठीक है? तो वो जब सारा कुछ दे रहा है तो कंपनी में रख ही नहीं रहे, तो फिर तो ज़ाहिर है आपकी थ्योरी पूरी होनी है। आपने यही तो बात की है कि डिविडेंड जो है ना उसके डेट के बढ़ाने से आपकी कॉस्ट ऑफ जो होती है ना कैपिटल, वो सेम रहती है। जब सारा डिविडेंड ही दे दोगे यार, फिर कंपनी के अंदर कुछ लगेगा ही नहीं। जब लगेगा ही नहीं तो कंपनी ग्रो ही नहीं करेगी। तो बात तो इधर ही आके ख़त्म होगी। आप एक ऐसा फ़र्ज़ कर रहे हो चीज़ को जिसकी वज़ह से वाक़ई कंपनी जो है वो एक जगह पे खड़ी रहेगी, तो फिर तो आपकी थ्योरी साबित होनी है ठीक। चलो, मीन नो ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, कंपनी में नो ग्रोथ होगी। अब आगे जी ज़रा हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं ना, मिलर एंड मोडिगुलानी ने, कि इनके जो थ्योरी के अंदर मौजूद ये जो अज़प्शन थे, इन अज़प्शन के अंदर पहला जो अज़प्शन है ना, वो हम देख लेते हैं कि वो कह रहे थे कि मार्केट अगर परफेक्ट होगी, तो जाके हमारी ये थ्योरी सही साबित है। आपने फ़र्ज़ करना है कि आप एक परफेक्ट मार्केट में रह रहे हो। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि मिलर एंड मोडिग्लानी जो है ना, मार्केट इम्परफेक्शन एंड इशू। अब अगर मार्केट इम्परफेक्ट होती है यानी परफेक्ट नहीं होती, तो उससे तो फिर इशू आ जाएंगे बहुत सारे। वो कौन से हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने बात की थी मार्केट परफेक्ट होगी तो हमारी थ्योरी ठीक है। परफेक्ट मार्केट क्या है देखते हैं। वो तो ये एक थ्योरेटिकल मार्केट होती है। क्या होती है? थ्योरेटिकल मार्केट, थ्योरी पे बेस करती है, ठीक है? यानी इसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, ये सोचो आप। नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कोई प्रोडक्ट भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होती, ठीक है? लार्ज बायर एंड सेलर, आप ये तसव्वुर करो कि जो परफेक्ट मार्केट है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में बायर और सेलर होते हैं। कोई प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं होता, हालाँकि होता है फ़र्क, ठीक है? लार्ज बायर एंड सेलर, ऐसा नहीं मुमकिन कि लार्ज बायर और सेलर, छोटी बायर और सेलर वाली भी कंपनियाँ होती हैं। सारे के सारे मफ़रूज़ हैं ना उल्टे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानना पड़ेगी कि जो मिलर एंड मोडी गिलानी साहब है ना, उन्होंने कहा है कि हमारी जो थ्योरी है ना, वो परफेक्ट मार्केट में ही आकर करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। तो परफेक्ट मार्केट के अंदर भी ऐसे फ़र्ज़ की हुई चीज़ें हैं जो कि मुमकिन नहीं है। हकीकत में तो वो चीज़ें हैं, लेकिन इधर वो कह रहा है कि वो आपने तसव्वुर करी है कि वो चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो ऐसे नहीं ऐसे करने से तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी हक़ाइक़ से बहुत हट के हैं। थ्योरेटिकल मार्केट होगी परफेक्ट मार्केट, कोई प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क नहीं होता। बहुत बड़ी तादाद में बायर और वो होते हैं, सेलर होते हैं। कोई बंदा आए जाए जब मर्ज़ी, कोई रोक-टोक नहीं होती।
परफेक्ट इंफॉर्मेशन देती है हर तरह से कि आज एक डिविडेंड दे रही है कंपनी तो सुबह को वाकई वो देगी। ऐसा नहीं है कि वो अपना रात को फैसला तब्दील कर ले। ठीक है, तो इस तरह की उल्टी सीधी जो है ना वो इसने डाले थे इसके अंदर मफरूज़े। उसके बाद नो मोनोपोली नो मोनो मोनोपली और अदर मैनिपुलेशन, कि कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो छोटा जो आपका है ना शेयर होल्डर वो और बड़ा शेयर होल्डर वो सेम ही एक जैसी वैल्यू रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता उनके अंदर। तो ये कैसे मुमकिन है? अब वो कहता है जो मार्केट थी ना, अगर वो अब उन्होंने तो कहा था कि परफेक्ट मार्केट पे हमारी जो है ना वो थ्योरी बेस करती है। लेकिन अगर हम ये तसव्वुर करें अब कि वो मार्केट परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो फिर क्या होगा? तो कहता भाई ऑल मार्केट जो होती है ना वो इम्परफेक्ट होती है, वाक़ई इम्परफेक्ट होती है, वो इतनी परफेक्ट नहीं होती जो उसने बातें की हैं वो सारी की सारी सही साबित हों, तो जाके वो होगी। मार्केट इम्परफेक्ट ही होती है और मोनोपोली की भी जो है ना सूरत पैदा हो सकती है। उसने तो कहा था नो मोनोपोली, लेकिन मैनिपुलेशन की जो है ना वो सूरत पैदा हो सकती है, जिसका मतलब है कि भाई छोटा शेयर होल्डर की वैल्यू कम होती है, बड़े की ज़्यादा होगी। तो ये कैसे मुमकिन है भई? वो कहता है कि कोई भी इस तरह का बंदा जो है वो चाहे छोटा हो बड़ा हो सारे एक ही मतलब कि आपने उसमें रोक दिए, तो ये तो गलत बात है। उसके बाद कहता है नो पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेज, उसने तो कहा था कि आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो जाएगी। तो ये एक जो इम्परफेक्ट मार्केट होती है ना, उसके अंदर आर्बिट्रेज की सूरत पैदा हो ही नहीं सकती। उसके अंदर ये बात की जाती है कि आपके एक सस्ती चीज़ को बेचने का रेट और जो दूसरी होती है ना महँगी चीज़ को बेचने का रेट और सस्ती चीज़ को खरीदने का रेट, वो इतनी तेज़ी से एक मार्केट के अंदर बराबर हो जाता है कि एक बंदा जो है ना वो एक चीज़ खरीद रहा होता है तो दूसरी तरफ जो सस्ती होती है उसको जब बाय किया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। तब उसकी तेज़ी से वैल्यू बढ़ती है और एक की जिसको आप सेल करने जा रहे हो उसकी कम होती है, तो वो दोनों एकदम से बराबर हो जाती हैं, जहाँ पे आके आपके आर्बिट्रेज की सूरत पैदा होती ही नहीं है। इम्परफेक्ट मार्केट ऐसी मार्केट होती है, ठीक है? तो ये आर्बिट्रेज वाली वो कहते हैं सूरत पैदा नहीं हो सकती इम्परफेक्ट मार्केट में। हाँ, परफेक्ट मार्केट में वो कहते हैं ना फिर जो मर्ज़ी आप फ़र्ज़ कर लो। फिर वो कहता है इश्यू है ना मिलर एंड मोडिग्लानी। अभी ये क्या इश्यू आए मिलर एंड मोडिग्लानी की थ्योरी के अंदर? वो कहता है सबसे पहले तो बैंकरप्टी कॉस्ट। बैंकरप्सी बैंकरप्सी कॉस्ट क्या होती है? वो तो एक फाइनेंशियल जो लीवरेज होता है ना, यानी कि डेट का ज़्यादा या कम इस्तेमाल किया जाना, वो इंक्रीज़ कर देता है रिस्क को, लेवल को, ठीक है? ये इंक्रीज़ कर देता है द चांस ऑफ बैंकरप्सी, जिससे दिवालिया निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भई फाइनेंशियल लीवरेज जब बढ़ेगी ना, तो उससे रिस्क भी बढ़ेगा, ज़ाहिर है। हर चीज़ जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। जब रिस्क बढ़ेगा तो वहाँ पे आपकी दिवालिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कोई ना कोई भी मतलब कि हालात जो है वो वाक़यात पैदा हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एजेंसी कॉस्ट होती है। एजेंसी डू नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द कंपनी एंड इन्वेस्टर को इनडायरेक्टली जो है ना थ्रू दी मैनेजर या डायरेक्टर्स के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है कंपनी के लिए। ये जो एजेंसी होती है ना वो डायरेक्ट आपको कंट्रोल नहीं कर रही होती कंपनी को, वो अपने मैनेजर या डायरेक्टर के थ्रू आपकी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इसने एजेंसी की जो कॉस्ट पड़ती है ना वो भी इग्नोर की। अगर बैंक की कॉस्ट पैदा हो जाए, वो सूरत पैदा हो जाए, वो भी कॉस्ट को इग्नोर किया, वो भी नहीं इन्होंने बयान की। उसके बाद लिवरेज इंक्रीज़ एफिशिएंसी, उन्होंने कहा कि लिवरेज की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है। इस चीज़ को भी इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि लिवरेज का कोई असर ही नहीं होता। वो तो ड्यू टू इंक्रीज़ इन रिस्क, रिस्क जब बढ़ता है ना, तो वहाँ पे आपकी मैनेजमेंट के जो स्टार्ट वर्किंग होते हैं ना, वो दे आर टू द कंट्रोल द हाई रिस्क। अब जब ज़्यादा मतलब कि डेट ले रहे हो आप लोग, तो ज़्यादा डेट के ऊपर जब जो है ना वो कहता है यहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क के ऊपर खड़े होते हो, तो इस चीज़ को जो एफिशिएंसी आप प्रॉफिट की सूरत में बढ़ा रहे हो, तो उसका रिस्क भी बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को जो है वो उसने क्या किया, इग्नोर किया इस थ्योरी ने। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि बहुत सारी जो सेलिंग एंड बाइंग शेयर पॉलिसी होती है ना, जो आपने जहाँ से डेट लिया होता है, ज़ाहिर है जब डेट बढ़ाओगे तो लिवरेज बढ़ेगा। जब लिवरेज बढ़ेगा तो ज़ाहिर है जो कंपनी जिन्होंने उधार दी है, जिस बैंक ने, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको डेट दिया है, वो भी तो कुछ ना कुछ सख्त रवैया अख्तियार करेगा ना कि आप इतना डेट इस्तेमाल कर रहे हो, इतना प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हो, तो हमें इंटरेस्ट भी जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा अब इसके ऊपर, ठीक है? तो इस तरह से उसकी भी कुछ जो लिखा तहरीर होती है, उनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ पाबंदियाँ होती हैं जिनको वो फ़ॉलो कर रही होती है। उसको भी इसने इग्नोर किया, आर्बिट्रेज जिसने मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी ने, उसको भी बयान नहीं किया। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती हैं कि जो आप जब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ खरीद रहे हो, शेयर को बाय करते हो, सेल करते हो, तो उस वक़्त भी आपको कुछ ब्रोकरेज या जो कमीशन वग़ैरह है ना, वो देना पड़ता है बायर और सेलिंग मार्केट के अंदर। तो उस चीज़ को भी जो है मिलर एंड मोडिग्लानी की थ्योरी ने क्या किया, इग्नोर किया। तो ये सारी की सारी मरूज़ी और शॉर्ट आ सकते हैं। बताता हूँ फिर ये कवर करने के बाद दोबारा से ऊपर से रिवीजन करूँगा, शॉर्ट और लॉन्ग कौन-कौन से आएँगे। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला कि इन एन इम्परफेक्ट मार्केट, अगर परफेक्ट मार्केट है, फिर तो आर्बिट्रेज, ये जो मिलर एंड मोडी गिलानी की आर्बिट्रेज थ्योरी है ना,
अब ये भी मरूज़ी आ सकती है कि आर्बिट्रेज थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल थ्योरी, इनकम थ्योरी, मतलब आर्बिट्रे ये मिलर थ्योरी, मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी। तो मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी को ही आर्बिट्रेज थ्योरी भी कहा जाता है, पता होना चाहिए। वो कहता है एन एक इनपरफेक्ट मार्केट हो ना अगर, तो वहाँ पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उससे अफेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ द फिर्म के ऊपर। सादा लफ्ज़ों में कि जो लीवरेज है ना उसकी सूरत पैदा होती है अगर परफेक्ट मार्केट ना हो। अगर परफेक्ट मार्केट होगी, जो मिलर एंड मोडिग्लानी ने सारे के सारे फ़र्ज़ रखे हैं, अगर वो सारे सही हम फ़र्ज़ कर लें, फिर तो मिलर एंड मोडिग्लानी ठीक हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, हकीकत से बहुत दूर है उनके फ़र्ज़ की हुई चीज़ें। लेकिन अगर वो हम ना फ़र्ज़ करें, हम कहें कि परफेक्ट मार्केट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर मिडल एंड मोडिग्लानी जो है वो झूठे साबित होते हैं। अब आ गया जी इनकम टैक्स की कंसिडरेशन। अब ये मिलर एंड मोडिग्लानी था ना, इन थ्योरियों में के अंदर हमने ये भी बात की है कि जो मार्केट है ना आपकी, वो हम ये तसव्वुर करते हैं कि वो क्या करती हैं, टैक्स की दुनिया में नहीं रहती, वो ये कह रहे थे। लेकिन ऐसा है कि हम तो रहते ही टैक्स की दुनिया में हैं, तो उन्होंने ये फ़र्ज़ की थी बात, ये भी एक झूठी बात थी, लेकिन फिर भी हमने उसको माना। तो ये इनकम टैक्स का क्या असर होता है, ये ज़रा देख लेते हैं। वो कहते हैं इनकम टैक्स कंसिडरेशन, मतलब टैक्स चार्ज किया जाता है एक इनकम के ऊपर, यानी डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और कुछ कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं और कुछ इंडिविजुअल टैक्स होते हैं, ठीक है। और एक टैक्स शील्ड भी होती है जो कि बच जाती है जब आप डेट वगैरह जो है वो दे देते हो। मतलब फाइनेंशियल जो अगर आपका बढ़ रहा है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो उसके ऊपर ना आपको टैक्स शील्ड जो है ना वो सेविंग हो जाती है। टैक्स शील्ड क्या है बताता हूँ, कि डेट ले लिया आप लोगों ने 10,000 रुपया, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों ने एक 100 रुपया जो है वो इंटरेस्ट देना है। अब जब आपने प्रॉफिट कमाया है 10,000 रुपया, उस प्रॉफिट को अगर आप अपने पास रखते हो तो उस 10,000 के ऊपर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम के तौर पे है, तो उसके ऊपर जो टैक्स दोगे वो ज़्यादा लगेगा। अब अगर डिविडेंड आपने 5,000 रुपये देना था, या इंटरेस्ट देना था, सॉरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट 5,000 दे देने के बाद आपके पास अब रह गया 5,000, वो 5,000 अब आपके पास इनकम टैक्स जो है ना उसके ऊपर देना पड़ेगा, तो ये कम लगेगा। तो ये जो सेविंग हुई है ना इंटरेस्ट देने के बाद आपको, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपका एक्सपेंस के तौर पे पहले निकलता है, निकलने के बाद आपके ऊपर जो है ना वो टैक्स इंप्लीमेंट होता है। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट दे दिया जाता है तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो थोड़ी होती है, थोड़ी के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट देना तो वो कम देना, तो कम देने की वजह से आपको जो सेविंग होती है वो आपकी टैक्स शील्ड कहलाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट की सेविंग होती है ना, प्रॉफिट कम होगा आपका जितना, ठीक है, यानी टैक्स वगैरह देने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर टैक्स शील्ड जो है वो नहीं लगता, तो वो कम होता है, इसलिए आपको टैक्स शील्ड जो है ना वो सेविंग हो जाती है, ठीक है, टैक्स की। तो उसके बाद वो कहता है अनसर्टेनिटी ऑफ टैक्स। अब टैक्स जो है ना, टैक्स शील्ड जो है उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, बिकॉज क्योंकि टैक्स इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरी। अब जो टैक्स है ना वो तब्दील होता रहता है, वेरी होता रहता है, तो उसका भी रिस्क जो है ना वो खड़ा रहता है सर पे। अब तो कहता है वैल्यू ऑफ द फिर्म इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्स। अब जो एक इनकम टैक्स है ना उसकी सूरत में आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म क्या होगी। देखो, एक बात याद रखनी है कि जब एक जो फिल्म होती है ना जिसने टैक्स देना होता है, उन्होंने तो कह दिया ना, उन तीनों बंदों ने तो कह दिया कि आप लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पे आपका जो टैक्स है वो है ही नहीं। आप ये तसव्वुर करो कि आप टैक्स की दुनिया में रहते ही नहीं हो, हालांकि टैक्स तो वाकई मौजूद है इस दुनिया में। तो उनकी ये थ्योरी के अंदर मफरूज़ा जो था वो बहुत दूर था, हकीकत से बहुत दूर था। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो बयान कर रहा है कि टैक्स तो होते हैं, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कोस्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस वो कहता है हम तो दे रहे होते हैं। तो ये कैसे आपने कह दिया भाई। तो वो कहता है अगर हम ये तसव्वुर करें कि एक ना इनकम टैक्स जो है ना उसकी मौजूदगी के अंदर एक जो फ़िल्म है ना उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। वो कहता है वैल्यू ऑफ अ फ़िल्म, एक जो फ़िल्म है ना उसकी वैल्यू एक टैक्सेबल वर्ल्ड, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है, उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। वो तो एक लीवर्ड फिल्म जो होती है ना जिसने डेट को ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, इज़ हायर इन अ टैक्सेबल वर्ल्ड के अंदर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों? क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब एक लीवर को बढ़ाओगे तो आप लोगों को डेट आएगा, डेट के थ्रू प्रॉफ़िट ज़्यादा अर्न होगा। आपने जो इंटरेस्ट देना है वो फ़िक्स देना है। जब इंटरेस्ट दोगे तो आपकी जो असल अमाउंट प्रॉफ़िट की है ना वो प्योर होके आएगी, और कम अमाउंट आएगी तो कम अमाउंट पे आपने जो टैक्स देना होगा वो सेव हो जाएगा आपका। बजाय इसके कि आप सारे का सारा पैसा रखते, आप उसको इंटरेस्ट ना देते, तो आपको ज़्यादा पूरी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता। लेकिन अगर अब आपने जो इंटरेस्ट था वो निकाल दिया, उसके बाद आपके पास जो अमाउंट बची है ना, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगी ना, तो अब ये जो बचेगी ना अमाउंट इसके ऊपर आपको टैक्स शील्ड नहीं देना पड़ेगा, उसकी सेविंग हो जाएगी। तो वो सेविंग जो होगी वो दरअसल आपके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, किसके मुकाबले में, अनलिवर्ड फिल्म के मुकाबले में। तो अनलिवर्ड फिल्म के मुकाबले में जो सेविंग हुई है
तो इसका मतलब है जो की वैल्यू आएगी ना, वो उस सेविंग को का इज़ाफ़े के साथ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वैल्यू लिवर्ड फ़िर्म होती है, उसकी वैल्यू जो होती है, वो इल्लिवर्ड फ़िर्म की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर टैक्स शील्ड का बेनिफिट हो रहा होता है, आपको बचत होती है। तो वैल्यू ऑफ द फ़िल्म जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लो आप लोग, तो दिस इज़ अगेंस्ट मिलर एंड मोडिग्लानी मॉडल। तो ये जो मिलर एंड मोडिग्लानी ने कहा था ना कि आप लोग इस दुनिया में रहते हो जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट है, इसलिए उसकी यहाँ पे आके थ्योरी ठुस कर जाती है। वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड की वैल्यू जो है ना, वो कैसे आप मालूम कर सकते हो आप लोग? टैक्स शील्ड की जो बेनिफिट था ना, वो ये है कि आप लोग डेट को ज़र्ब दे देते हो टैक्स रेट के साथ, कि जितना टैक्स रेट आपको लग रहा है ना, उसको अगर आप डेट के साथ ज़र्ब दे देते हो, आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी जो कि बताएगी कि इतना टैक्स जो है ना, वो आपने पे करना था। अगर आप इंटरेस्ट ना देते, तो वो जो अब इतनी अमाउंट जो बची है ना, वो आपको टैक्स शील्ड कहलाती है। टैक्स शील्ड का बेनिफिट इस तरह भी होता है कि टैक्स शील्ड की सेविंग जो इतनी हुई है ना आपको, उसको आप डिवाइड कर दोगे डिस्काउंट रेट के साथ। जितना डिस्काउंट 15% फॉर एग्जांपल डिस्काउंट देना था आपने, ठीक है, और टैक्स की सेविंग जो थी वो बाई 500 हुई थी, तो उससे भी आपका जवाब जो है वो सेम आएगा। टैक्स सेविंग बटा डिस्काउंट रेट से भी आप टैक्स शील्ड मालूम कर सकते हो बेनिफिट, और आप डेट ज़रब टैक्स रेट के साथ भी मालूम कर सकते हो। तो ये था मॉड्यूल नंबर आपका बच्चों 11वां, जो कि पूरे का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं इसको ज़रा एक बार रिव्यू करके आप लोगों को उसका बता देता हूँ। शॉर्ट, लॉन्ग, सबसे पहले तो आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि जो लीवरेज है ना, उसका असर है सारे का सारा। लीवरेज की गेम है, लीवरेज क्या है, वो डेट की अमाउंट को इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है। फिर 3 थ्योरी आ जाती हैं इसके अंदर कुछ मफरूज़े हैं, फ़र्ज़ हैं, आर्गूमेंट्स हैं, वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों को ना बता दूँगा कि तीनों की तीनों थ्योरी जो थी वो रेलेवेंस थी, ट्रेडिशनल थ्योरी, और 2 जो थ्योरी थी, एक नेट ऑपरेटिंग थ्योरी और एक दूसरी ये इररेलेवेंस थी, ठीक है। और जो इररेलेवेंस थ्योरी थी ना, वो कहती थी कि भाई लीवरेज का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो रेलेवेंस थ्योरी थी वो कहती है पड़ता है। और जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो कहती है ट्रेडिशनल थ्योरी एग्ज़िस्ट करता है, और बाकी 2 कहती है नहीं करता, ठीक है। और ये होता क्या है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो है ये पूरे का पूरा पता होना चाहिए कि लीवरेज और रिक्वायर्ड रेट का क्या फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ें मतलब ना एज़ अ शॉर्ट थ्योरी की थ्योरी है, एज़ अ लॉन्ग उनके मफरूज़े ये पता होना चाहिए आप लोग। परफेक्ट मार्केट क्या है उसकी पता होना चाहिए, इम्परफेक्ट मार्केट का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अप्रोचेज़, ये सारी की सारी जो भी हैं, ये पता होना चाहिए। पाई का पता होना चाहिए कि पाई जो है वो आपकी ट्रेडिशनल जो थी ना नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, उसके अंदर ये अकर करती है, ठीक है। उसके बाद जो ये थी ना, क्या कहते हैं उसे, बाबे मिलर एंड मोडी गिलानी वाली छुरी, इसके भी फ़र्ज़ों का पता होना चाहिए, किस तरह से उन्होंने बात की है, सारी चीज़ों का ये आप लोगों को जनरली पता होना चाहिए। ये मैंने पूरे का पूरा पढ़ा दिया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो फिर मिलते हैं।